Okay, so good morning to all of you. Good morning, sir. So I'm 10 minutes late today. एक सेशन चल रहा था जूम सेशन 10 o'clock. आई थॉट वो कंप्लीट हो जाएगा पर 10 मिनट एक्सटेंड हो गया. सो गुड मॉर्निंग दोज हु आर डूइंग लाइव ऑनलाइन, मुस्कान, जिंतू, प्रज्ञा, प्रताप, घोष, ओके एंड अदर्स, एंड यहाँ पे जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं. सो जो फर्स्ट क्लास अपना हुआ था इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग क्लास 1, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बोला कि अपने उसको वार्म अप मान रहे हैं. जैसे इफ़ आई वुड हैव टेकन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लास ना, तो वो तो मैं डाला नहीं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के हेल्प से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास में कैलकुलेटर वाइज, नंबर्स वाइज काफ़ी सारा लॉजिक कम्युनिकेट हुआ था, जिससे आप लोग भी रिस्पॉन्ड करना चालू किए थे. बट द ओनली थिंग दैट वी कंप्लीटेड लास्ट क्लास वाज एनपीवी का अंडरस्टैंडिंग. किसका? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. ओके, एनपीवी का अंडरस्टैंडिंग से लास्ट क्लास हुआ था. अपने वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कौन सॉल्व कर पाते हैं. प्लीज राइट डाउन. एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं. कंसिडर a perpetual project. I think perpetual word CA फाउंडेशन में सुना हुआ है. perpetuity, ठीक है ना. consider a perpetual project colon next line, initial investment equal to 500 lakhs. ओ सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं की है पर अभी तक कुछ दिखाया नहीं है. नो इश्यूज. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 500 lakhs. एनुअल कैश फ्लो इज इक्वल टू 70 lakhs पर एनम फॉर एवर. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 lakhs, एनुअल कैश फ्लो 70 lakhs पर एनम फॉर एवर. 500 लाख लगा रहे हैं, 70 जिंदगी भर आएगा, ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो लोग पैसा लगा रहे हैं ना 500 लाख, उनको जो रिटर्न चाहिए 12% पर एनम. Question number 1, calculate NPV. Question number 1, calculate NPV. तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले 1 का आंसर करो. सोचो एक बार. मल्टीपल चॉइस है, मेरा एडवाइस होगा मल्टीपल चॉइस सोचते हुए करो, जिससे कि लिखने का टेंशन नहीं है. अंडरस्टैंडिंग, क्या लिखे, लैंग्वेज क्या लिखे, उसका टेंशन नहीं है. सोचो केवल आंसर निकालना है. एबीसी ऑप्शन दिया, आंसर निकालना है. उस मेंटालिटी से करो. एनपीवी ना, एनपीवी का आंसर क्या बोल रहे हो? 583 तो रॉन्ग आंसर लग रहा है. 83.33 लोग बोल रहे हैं आंसर. बाकी स्टूडेंट चेक करें. आई थिंक 83.33 करेक्ट आंसर बोल रहा है. बाकी स्टूडेंट चेक करें. जो लोग फेस टू फेस क्लास करते हैं, जैसे सामने बैठे, उन लोग से एडवाइस है कि कई बार डिस्कस कर ले एक दूसरे के साथ. डिस्कशन से काफ़ी बने फ्लो बढ़ता है. 83.33 श्याम, मुस्कान, जील. 83.33 आ रहा है सबका. परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीए फाउंडेशन में क्या था? ए बाय आई. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला ए बाय आई. ये किया हुआ है ना सीए फाउंडेशन में. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ए बाय आई किया हुआ है. ओके, कोई डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट अगर है, ठीक है, आई थिंक आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो. यू आर डायरेक्ट नहीं, कौन डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है?
तो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू ए बाय आई होता है, आप लोग ने कभी पढ़ा है? अभी याद हो नहीं हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। ए डिवाइड बाय आई, कि अगर 70 70 70 70 जिंदगी भर है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 70 बाय 0.12, क्या 70 डिवाइड बाय 0.12, माने इट्स लाइक, पता है कैसे? अगर विदाउट फॉर्मूला बोले तो 70 लाख अगर 12% है, 70 लाख अगर 12% है तो तुम कितना पैसा लगाने तैयार है? 70 बाई 12%, माने विदाउट फॉर्मूला ओ मेरे को 70 मिलेगा तो हम कितना लगाएंगे? 70 तो 12% है, तो 70 बाई 0.12। जिसको फॉर्मूला नहीं चाहिए, 70 इज 12%, तुमको जो रिटर्न चाहिए, बिकॉज पैसा तो वापस मिलने वाला है नहीं, बस 70 मिलेगा। तो ये 70 12% है, तो 70 बाई 0.12 कितना लगाने तैयार है? 583.33। तो 583.33 जो है, ठीक है, वो आया अपना प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से 500 लेस किए तो क्या आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू 83.33। ओके, तो आंसर को थोड़ा सा वैसे लिख लें, पीवी ऑफ कैश फ्लोज इक्वल टू ए बाय आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इक्वल टू ए बाय आई, तो इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 0.12, 583.33। ओके, वी आर नॉट वांटिंग कोई फॉर्मूला हो, इसलिए प्लीज, और एक सेकेंड एक तरह से वेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम 583.33 लाख लगाता है, उल्टा सोच रहे हैं, 583.33 लाख कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है और तुमको 12% चाहिए, देखो कैलसी में कितना चाहिए? अगर तुम 583.33 लाख लगा रहे हैं और तुमको 12% रिटर्न चाहिए, व्हाट इज इट? 70। अरे प्लीज कोई चीज को फॉर्मूला वाइज मानो ही मत। 583 लगा रहे हैं, तुमको 12% चाहिए, 70 आ रहे हैं ना? तो इसका मतलब अगर 70 आ रहा है तो कितना लगाने तैयार है? 583। क्योंकि जब डायरेक्ट पूछते कि 583 लगा रहे हैं, 12% चाहिए, बताओ कितना चाहिए, तुम बोलता 70, हम लोग बोल रहे 70 आने वाला है, तो कितना लगाने को तैयार है? 583। करेक्ट है, बट लगाना पड़ रहा है 500, लगाना पड़ रहा है 500, तो वही तो अपना वैल्यू क्रिएट हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, therefore NPV equal to 583.33 minus 500 equal to 83.33 lakhs। तो 83.33 lakhs NPV हो गया इस प्रोजेक्ट का। याद है, NPV इज नॉट अ प्रॉफिट, NPV इज व्हाट? वैल्यू, वेल्थ। वेल्थ जो एक कंपनी है ना, उसके जो शेयर होल्डर्स है, उन शेयर होल्डर्स का जो मार्केट कैप है, वेल्थ, वो 83.33 लाख से बढ़ जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेम एग्जांपल का क्वेश्चन 2 है, सेम एग्जांपल का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, दिस कंपनी प्रेजेंटली हैज 2 lakh shares outstanding, 2 lakh shares outstanding, trading at $140 each, 140 each, यानी शेयर मार्केट में टोटल इस कंपनी का 2 लाख शेयर्स है, जो अकाउंट्स में अपने करते थे ना, बैलेंस शीट में इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 2 लाख है। ठीक है, तो और शेयर का दाम क्या चल रहा है? 140। ये बैलेंस शीट नहीं है, ये शेयर मार्केट में दाम चल रहा है 140। क्या चल रहा है? 140। मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, तो आगे लिखो, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फर्म्स एग्जिस्टिंग मार्केट कैप, calculate the firm's existing market cap and new market cap after the announcement of the project. Calculate the firm's existing market cap and new market cap after announcement of the project. Existing market cap and new market cap after the announcement of the project. अभी मार्केट कैप क्या है और नया मार्केट कैप क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ? यस, आंसर दे सकते हो? बोलो, एग्जिस्टिंग मार्केट कैप क्या है? 2,80,00,000 एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। ठीक है, तो जितना शेयर्स है इनटू शेयर प्राइस,
280 लाख, 2 करोड़ 80 लाख एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है वेल्थ, और हो कितना जाएगा? तो 2 करोड़ 80 लाख प्लस 83, 2 करोड़ 80 लाख प्लस व्हाट? 83। यही तो बात हुआ था। एनपीवी क्या है? इनकम है कि वैल्यू है? वैल्यू है। वैल्यू माने क्या है? वेल्थ है। ठीक है, तो इन दैट केस 83 लाख से सब सारा शेयर होल्डर्स पैसा वाला बन जाएगा। ठीक है, तो लिख दो एग्जिस्टिंग मार्केट कैप इक्वल टू, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो आंसर कर रहे हैं, आदित्य, अर्चित, श्याम। एग्जिस्टिंग मार्केट कैप इक्वल टू 2 लाख इंटू 140 इक्वल टू 280 लैक्स। एग्जिस्टिंग मार्केट कैप इक्वल टू 2 लाख इंटू 140 इक्वल टू 280 लैक्स। 2 lakh into 140 equal to 280 lakhs. Next line. New market cap equal to existing market cap plus NPV. Existing market cap plus NPV. Existing market cap plus NPV. तो ऐड कर दिए 280 प्लस 83.33, तो 363.33 लैक्स। 363.33 लैक्स। 363.33 लैक्स। क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, जस्ट वर्बली पूछ रहा हूं, बताना शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? शेयर प्राइस मैंने पूछा क्या हो जाएगा? 181 पॉइंट समथिंग, बिकॉज मार्केट कैप 363, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वो प्राइस आएगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस से मार्केट कैप आता है, तो मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा? प्राइस। ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है ऑनलाइन में, इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न देन हाउ विल द फर्म गेन वेल्थ। क्वेश्चन वो पूछा है, कोई बात नहीं, सबको क्वेश्चन अलाउड है। वो बोल रहा है सर कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न है, देन हाउ विल द फर्म गेन वेल्थ। ये भार्गव कृष्ण पूछा है। तो भार्गव, आप इस सम का बात कर रहे हो या जनरल में बात कर रहे हो? वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डेट अगर इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न है, हाउ विल द फर्म गेन वेल्थ। तो मैं उसे पूछ रहा हूं आप इस सम का बात कर रहे हो या एक जनरल सम का बात कर रहे हो? लेट हिम आंसर। इस सम का बात कर रहे हैं। तो इस सम में अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब हम लोग 12% अर्न कर रहे हैं कि उससे ज्यादा? ज्यादा। इस सम में अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया है तो हम लोग तो 12% से ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग 583 लगाते अगर, तो जाके हम लोग क्या अर्न करते? 12%। हम लोग को तो 500 लगाना पड़ रहा है, तो हम लोग तो 12% से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है कि बराबर अर्न कर रहे तो कैसे हो गया? कौन बोला बराबर अर्न कर रहे? एनपीवी पॉजिटिव आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है? इन्होंने लैंग्वेज यूज किया, अगर डेट का रेट, डेट कहां से आ गया? हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, जो प्रोजेक्ट है उस पर जो पैसा लगता है 500 लाख, वो कौन लगाता है? इक्विटी एंड डेट, लॉन्ग टर्म होल्डर्स। ओके, केवल डेट तो नहीं लगाते है। तो यहां पे तो मैंने शेयर ही नहीं किया कि 500 लाख कौन लगाया। हो सकता है 500 में से 300 लाख का लोन था, 200 लाख इक्विटी था। मैंने इस सम में डिटेल्स नहीं दिया कि 300 लाख जो डेट था उसका ब्याज क्या है, और जो 200 लाख शेयर होल्डर्स है उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। लास्ट क्लास दिए थे, याद है? तो हर सम में हर चीज नहीं उजागर करते हैं ना। तो इस सम में मैंने ये नहीं बताया। जाहिर है डेट का रेट तो कम होगा, अराउंड 10% होगा, और इक्विटी का रेट करीब 14-15% होगा। समझे? तभी तो 12% आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। ओके, लेट मी आस्क हिम, भार्गव आपका डाउट क्लियर है क्या? बोल रहे ओके, अंडरस्टूड। ठीक है ना। तो डेट बोलना गलत था उनका एक तो, और दूसरा ये बोलना कि रेट ऑफ रिटर्न सेम है, गलत था, बिकॉज एनपीवी पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे सेम है? चलो, क्या पता किसी का क्या दिमाग चल रहा हो, आई डोंट नो। तो बिकॉज ऑफ विच जस्ट वर्बली एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं यहां पे, इस सम में व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? क्या बोले? 14%। स्टूडेंट ने बोला सर इस सम में रेट ऑफ रिटर्न 14% है। बाकी लोग चेक करें, इस सम में रेट ऑफ रिटर्न 14% है, बाकी लोग चेक करें। तब तक वंश का एक डाउट है, उसका 2 मिनट बाद जवाब दे रहा हूं। तो वंश 2 मिनट वेट करना, फिर मैं जवाब दे रहा हूं। इस सम में रेट ऑफ रिटर्न 14% है, दिखा? सिंपल। तो 500 लाख लगा रहे हैं और कितना मिल रहा है? 70।
500 लाख लगा रहे 70 मिल रहा है। तुम सोचो ना 500 बैंक में जमा करे 70 मिल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? 14%। द रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। ओके ओके, वंश ने एक डाउट पूछा था पर बाकी लोग के डाउट्स के आंसर होने के कारण वो ऊपर चला गया। वंश अपना डाउट एक बार रिपीट करो। वंश एक बार डाउट अपना रिपीट करो। अरे 14% तो आ गया ना सबका, 70/500 है ना? या वंश अपना डाउट रिपीट करो। हर डाउट एंटरटेनेबल है, ये मत सोचना मन में कोई बेवकूफ वाला डाउट हुआ तो। ठीक है, तो यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। ओके, वंश ने पूछा है यानी कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो शेयर होल्डर्स की इनकम है एंड शेयर प्राइस इंक्रीज होना शेयर होल्डर की वेल्थ है, राइट? उसने क्वेश्चन क्या पूछा? कंपनी जो डिविडेंड देती है वो इनकम हो गया और जो शेयर प्राइस इंक्रीज होता है वो वेल्थ है। 99.99% राइट, 99.99% राइट, नॉट 100%। क्यों नहीं? क्योंकि ये जब बैच चालू हुआ ना, जिस दिन ये जब बैच चालू हुआ उसके ठीक 4-5 दिन पहले ओके मेरे को नवनीत सर ने कॉल किया और बोला कि सर एक तो कोई स्निपेट निकालिए ना कोई चीज के ऊपर। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला था, आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं सुना। दैट वाज ऑन माइक्रोसॉफ्ट का डिविडेंड कि 2000 ईयर के पहले, कौन सा साल? 2001 में .com बबल हुआ था, उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 1 रुपया डिविडेंड कभी नहीं दिया। इट नेवर पेड एनी डिविडेंड। ठीक है, तो इट नेवर पेड एनी डिविडेंड एंड एवरीबॉडी वाज सैटिस्फाइड। Why were people satisfied? Because Microsoft was retaining the earnings. जो कमाए वो रिटेन कर लिए और उसको नए नए प्रोजेक्ट्स में कैबेज इन्वेस्ट कर रहा था विथ अ वेरी वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न एंड पॉजिटिव एनपीवी। तो अगर तुम्हारा पैसा है, तुम लोग शेयर होल्डर्स हो, हम लोग कमाए पैसा तुम लोग को नहीं दिए तो क्या दुख का बात है, प्रोवाइडेड हम उस पैसे के लिए ज्यादा रिटर्न तुम्हारे लिए कमा दे। तुम उस पैसे का क्या करोगे? कहीं और लगाओगे, कुछ कमाओगे वहां पे। इससे बढ़िया मैं अगर ज्यादा कमा दूं तो यू आर हैप्पी ना कि सर आप ही रखिए, ज्यादा अर्न कर दीजिए, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो उसने जो बोला डिविडेंड माने इनकम, वैसे सही बोला, बट बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या शेयर होल्डर्स का इनकम नहीं है? जो कंपनी का इनकम है वो शेयर होल्डर्स का इनकम है। तो जब डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर करेंगे, कौन सा? डिविडेंड पॉलिसी, उस पर डिस्कस करेंगे कि सर कंपनी को वैसे डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए, आपको क्या लगता है, उसके बारे में चैप्टर है। ठीक है वंश? तो 99.99% करेक्ट था। ठीक है ना? ओके यस। तो ये वाले एग्जाम्पल से अब ये बता दें यहां पे मैं सीए इंटर के बाहर कहां गया हूं। इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया मैंने वो 100% सीए इंटर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मार्केट कैप का बात किया वो सीए इंटर नहीं है। यानी अपने सीए इंटर का एग्जाम का बात करें ना सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तो ये जो मार्केट कैप और शेयर प्राइस पे जो इंपैक्ट आएगा ये सीए इंटर नहीं है। पर मेरे को लगता है अगर तुम एनपीवी अभी सीखे हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम एनपीवी का इंपैक्ट जानो। इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि सर ये कितने मार्क्स का आएगा, एवरीथिंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू मार्क्स। मेरे को पता है ये जो फाउंडेशन बन गया ये कितना ज्यादा बाद में लाभदायक होगा। इज इट ओके? तो आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट दैट नोबडी विल रिलेट इट टू द शेयर प्राइस वी हैव डन। इट्स अ वैसे टाइम वेस्टेज फॉर द एग्जाम, बट आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इट। अब आने वाले क्लासेस में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एनपीवी को जनरली शेयर प्राइस से रिलेट नहीं करूंगा, बिकॉज एक बार चीज जान गए, यस सर अभी एग्जाम में नहीं आता है, लेट्स कीप इट ऑफ ट्रैक, अब अपने ट्रैक का बात करें। इज इट फाइन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में कैलकुलेट द profitability index bracket PI, profitability index bracket PI, comma also known as benefit cost ratio। मेरे को ये नाम पसंद है, benefit cost ratio, बिकॉज ये नाम में फॉर्मूला छिपा हुआ है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और डिजायरेबिलिटी फैक्टर, और डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। तो आपको याद है हमारे एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उसमें स्टॉक का जब बात होगा, कितना तरह का स्टॉक्स होता है? 3 तरह का, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, पता होगा जनरली सबको। एक तो रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, एक WIP, एक फिनिश्ड गुड्स। तो मेरा एक हैबिट है क्लासेस में, मैं जब क्लास को एंड करता रहता हूं ना
तो जरा सा WIP क्रिएट करके एंड करता हूं, माने यू विल फाइंड दैट नेक्स्ट क्लास में जो कराने वाले हैं उसका जरा सा पोर्शन करा के एंड करते हैं। तो बहुत जन अनकंफर्टेबलनेस से उठते हैं क्लास पे, यार वो लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, पूरा क्लास क्लियर था, लास्ट पे जो 10 मिनट कराए ना पूरा क्लियर नहीं हुआ। इस फीलिंग के साथ तुम उठोगे, क्योंकि वो वाला पार्ट पे टाइम नहीं दिए ना, वो केवल बताए, तुमको समझ में आ गया, फिर तुमको लग रहा है याद नहीं रहेगा, वो अपने नेक्स्ट क्लास का WIP कर दिए, समझ गए। तो मैंने ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का WIP लास्ट क्लास किया था, याद आ रहा है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज बताना। इस प्रोजेक्ट में डैश लगाने से प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में डैश आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या लगाने से, अमाउंट कितना, 500 लगाने से प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्या आ रहा है, 583 आ रहा है, करेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 500 लगाने से प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 583 आ रहा है। तो 1 रुपया लगाने से क्या आ रहा है, 1 रुपया 16 पैसा, 583.33 बाई 500, करेक्ट। माने इससे सिंपल चीज क्या होगा कि 500 लगाने से 583 आ रहा है, तो 1 रुपया लगाने से क्या आ रहा है, 583 बाई 500 विच इज 1 रुपया 16 पैसा, यानी 1 रुपया से ज्यादा आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फाइट करने के बाद, माने मैं बोलना चाह रहा हूं, तुम अगर हिसाब लगाओगे, बहुत जन को इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फाइट करने के बाद समझ में नहीं आएगा, चीज समझो। 70 70 70 70, तुम लोग को टाइम नहीं मिला सोचने का, सर 10 साल भी ये 70 70 हुआ तो कितना हो जाएगा, 700, 20 साल हुआ तो कितना, 1400, 30 साल हुआ तो कितना, 2100, और सुस के प्रेजेंट वैल्यू टर्म में केवल क्या आया, 583। दैट्स द फाइट। जब बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फाइट करने के बाद, उसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू कर दिए, ओके, रिटर्न मिल गया, उसके बाद 583, समझ गया। तो 583 आ रहा है, 500 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 1 रुपये के बदले 1.16 आ रहा है। ये जो 1.16 है इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये तुमको समझ में आ रहा है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किससे ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा, ऑब्वियस है, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल वो एनपीवी होता है, और प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वो क्या होता है, पीआई। थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करे इनिशियल, अगर वो पॉजिटिव है तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है ना, तभी तो पॉजिटिव है, तो रेशियो निकालेंगे तो मोर देन 1। इफ a माइनस b इज मोर देन 0, a बाई b इज मोर देन 1, करेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पर इसका बेस्ट नाम कौन सा है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। वो नाम देखो कितना बेटर है, बेनिफिट कॉस्ट, लग रहा है ना फॉर्मूला, कि सर प्रेजेंट वैल्यू करके आपको डिवाइड करना है, माइनस नहीं करना है, सही है ना। नोट्स वाइज अगर देखोगे तो यू मे क्रिटिसाइज मी कि सर अगर लास्ट क्लास से आपका नोट्स देखे तो आपने अभी तक तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिखाया ही नहीं। हाँ, नहीं लिखाया, क्योंकि यहां पे नोट्स डेकोरेट करना, बुक प्रिंट करने के लिए थोड़ी बैठे हम। अगर हमको पता है, हम एग्जाम्पल दिए और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ समझा सकते हैं, क्यों नहीं यूज करेंगे, आई विल यूज इट, कि सम के थ्रू बता रहे हैं। क्या एग्जाम में सर एनपीवी के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, नहीं। क्या आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है, वो लोग का मन होगा एबीसीडी लिखो जेड तक, ठीक है। तो ये एबीसीडी से भी नीचे है, ठीक है। दे विल नॉट आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनपीवी, राइट शॉर्ट नोट ऑन पीआई, लेवल इज वेरी हाई, बिलीव मी। लास्ट 5-7 सालों में एफएम का जो लेवल है, लेवल का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, जो टाइप ऑफ सम्स है, जो डेप्थ है, वो बहुत इंक्रीज हो गए। वो हम लोग को अभी फाइनल में पढ़ाते हुए दिखता है कि यार ये स्टूडेंट जो फाइनल में पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ जानते हैं, बिकॉज लेवल ही इतना टफ कर दिया एफएम का है। 50 नंबर, बट दे गिव हाई स्टफ, दे डोंट गिव लो स्टफ। इज्जत खराब करते नहीं ये लोग, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का तुमको अगर डेफिनेशन नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको मतलब आता है 1 रुपया के बदले कितना आ रहा है, ठीक है। लिखो प्लीज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पीआई, शॉर्ट फॉर्म में पीआई बोल रहे हैं, आई थिंक फाइन है। पीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। कोई स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा गौर करता है चीजों को, तो वो देखेगा कि नीचे में मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखने के बजाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज लिखा। थोड़ा ध्यान दो,
आई कुड हैव रिटन पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा हल्का पड़ता, इनफैक्ट नोट स्मूथ होता, पर मैंने लिखा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। क्या बोल रहे हो तुम, क्यों? ठीक बोला, ऐसा हो सकता है, रियल लाइफ में तो होता ही है। जैसे आप लोग सीए फाउंडेशन जब किए थे, अगर उसको कैबज माने तो सीए फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट को जो पेमेंट किए और अगर ट्यूशन किए तो ट्यूशन को पे किए, वो एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट लगा। सीए इंटर में फिर से इन्वेस्टमेंट लगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक बार लगा कि 2-3 बार लगेगा? 2-3 बार। तो प्रोजेक्ट में भी तो ऐसा होता है कि 0 में पैसा जा रहा है, 2 में पैसा जाएगा, 5 में पैसा जाएगा, 3 बार पैसा जाएगा, और से 10 साल का प्रोजेक्ट है। यस, पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग उस केस में जो डिवाइड करेंगे नीचे में, वो जब जब पैसा जा रहा है उस सब का प्रेजेंट वैल्यू नीचे में डिवाइड होगा। ऑल्दो 99.999999% केसेस में एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में प्रोजेक्ट में शुरू में ही पैसा जाता है, बट होता है ना कि आदमी कम से कम क्लियर तो रहे कि 2-3 बार पैसा गया, तो वो फिर नीचे में आता है पूरा उसका प्रेजेंट वैल्यू। समझ गए? तो एक्सट्रीम केसेस को जाने, पर ये नहीं कि उसको बसा ले कि वैसा ही सम्स करते। लेट अस नो द एक्सट्रीम्स, बट लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग सम्स ऑन द एक्सट्रीम्स टू मच, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या था, 583.33 डिवाइड बाय 500 इक्वल टू 1.16, ठीक है। तो 1.16 का नीचे में लिख दो, दिस शोज the benefit per rupee of funds invested. This shows the benefit per rupee of funds invested. This shows the benefit per rupee of funds invested in the project. Benefit per rupee of funds invested in the project. Full stop. अभी लास्ट वीक, मैंने इसी वीक में दिल्ली गया था, तो हम लोग कुछ टीचर्स बैठे हुए थे साथ में, एंड वी वे जनरली डिस्कसिंग, कॉन्टेक्चुअल इसलिए बोल रहा हूँ। तो डिस्कशन ये हुआ कि पुणे में जो क्लासेस होती है ना, उसमें देर इज़ अ हैबिट दैट टीचर को पढ़ाते हुए नॉन वेज बोलना जरूरी है, ठीक है। मतलब इट्स अ हैबिट। Now, I am not saying that ये ट्रू है अनट्रू है, जैसा मैंने सुना वैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्रू होगा, ठीक है, whatever it is। एंड अगर सपोज कोई टीचर कुछ सोचेगा, मैं ऑफ ट्रैक बात कर, ऑफ ट्रैक नहीं, आई एम गोइंग टू कम टू इट, बिकॉज मेरे को एक एक्सप्लेनेशन देना था, उस पर एक नॉन वेज का टोन आएगा, और वो एग्जाम्पल, वो टोन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको मिस नहीं कर सकता हूँ। तो देखो, आई वॉज गोइंग टू से दैट एग्जाम्पल, तो सोचा पहले अपने आप को बचा लूँ, ठीक है ना। सो इन दैट केस बोलते हैं, अगर कोई टीचर वहां पे स्ट्रेट पढ़ा रहा है ना सपोज, तो उस केस में भी लोग उस पर कहीं ना कहीं नॉन वेज सीख लेते, ओ वो बोलना चाह रहे हैं, सपोज ऐसा बोलना ही नहीं चाह रहे, सपोज वो बोलना चाह रहे हैं, ऐसा दिमाग चल जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वे। ओके, नाउ व्हाई डिड आई स्पीक अबाउट दिस, लेट्स टॉक। पहले कैबज से फिर उस एग्जाम्पल में आऊंगा, वरना वो बैठेगा नहीं जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल का मस्ट रिक्वायरमेंट है, वरना वो बैठता नहीं है ना। चीज क्या है, सुनो प्लीज एक मिनट। 2 प्रोजेक्ट है, एक है ए और एक बी, क्वेश्चन भी है साथ में, सुनते रहना और जवाब देना। 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट करना अलाउड नहीं है, दोनों में से एक ही अलाउड है, दोनों में से एक ही अलाउड है। जो दोनों में से एक ही अलाउड है उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? ये आपने सीए फाउंडेशन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में किया था, याद है? डाइस उछालते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट जो है, ये कैबज का टर्म है कि सब प्रोजेक्ट ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। सपोज प्रोजेक्ट ए में 500 लाख लग रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट है, 500 लाख लग रहा है, और 583.33 प्रेजेंट वैल्यू है। एनपीवी कितना है? 83.33। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है? 1.16, ठीक है। सपोज एक प्रोजेक्ट बी है जिसमें 1200 लाख इन्वेस्ट होगा। कितना? मैं मान रहा हूं, मैं एक ऐसे ऑडियंस को पढ़ा रहा हूं जो लोग मल्टीपल चॉइस करना जानते हैं, और मल्टीपल चॉइस के लिए ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, कैलसी और दिमाग काफी है। मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग यूज करो। 1200 लाख लग रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 1200 लाख लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। और जो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो आएगा ना, कैश फ्लो, वो कैश फ्लो आएगा उसमें, एक मिनट,
150 लाख, 150 लाख पर एनम फॉर एवर, 150 लाख पर एनम फॉर एवर, ठीक है। तो तुम लोग उसका एनपी 50 क्या, तो नंबर्स चेंज करा, रुको एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, ये अपना कितना जा रहा है, मैंने बोला 1200 क्या, हाँ, तो 1200 नहीं, सपोज जा रहा है 1100, हाँ 1100 जा रहा है, और जिंदगी भर आएगा अपने पास कितना बोला था अमाउंट, 150, 150 150 आएगा। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन हो जाए। तो जिंदगी भर आएगा टू इन्फिनिटी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12% है। तुम लोग इसका एनपीवी बताओ, एनपीवी 150, 150 और कंफ्यूज होगा बिकॉज 150 अमाउंट से मैच हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी 1000 कर देते हैं। अब बताओ एनपीवी, एनपीवी 250, एनपीवी 250 है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है 1.25। ध्यान दीजिएगा, 1000 लाख जा रहा है, 1000 लाख जा रहा है, 150 जिंदगी भर आ रहा है, 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो एनपीवी 250 आया, पीआई 1.25, और जो तुम्हारे कॉपी में प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उस पे एनपीवी क्या आया था 83.33, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या था 1.16, करेक्ट। जाहिर है कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, बी, ये वाला करेंगे, बी, ये बी है जो बोर्ड पे, प्रोजेक्ट बी करेंगे। ये क्या देख के बोल रहा है, एनपीवी या पीआई, ये दोनों देख के ही बोल रहा है। एनपीवी तो फर्स्ट इसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का एनपीवी क्या था 83 लाख, यानी फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर्स कितने वेल्दी बनेंगे 83, सेकेंड वाला प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर्स 250 लाख वेल्दी। याद है क्या फर्स्ट क्लास, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो गिवन ए चॉइस, you would like to create shareholders wealth of 83 or 250, 250, that's your duty, project B should be accepted। और आपको पीआई वाइज भी दिख रहा है सब, वहां पे 1 रुपया पे 1.16 आ रहा है, यहां पे 1 रुपया पे 1.25 आ रहा है, करेक्ट है। अब अगर फिगर्स को पहले 1200 लिए थे क्या, नहीं, एक मिनट, $1085 पे क्या हिसाब है, एनपीवी 165 है, और पीआई क्या है 1.15, 1.15 जरा सा खराब हुआ, थोड़ा और ज्यादा खराब कर दे इसको, एक मिनट, नहीं एक मिनट 1130, यस प्लीज। एनपीवी कितना, एनपीवी 120 आ रहा है, और पीआई क्या आ रहा है 1.10, ठीक है 11। चलिए आप लोग ये सब कॉपी मत कीजिएगा बिकॉज इतने बार थोड़ी चेंज कर पाएंगे। हाँ, तो एनपीवी ये आया और पीआई ये आया इस प्रोजेक्ट का, एनपीवी 120 लाख, पीआई 1.11। कोई थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया मेरे फिगर्स के चेंज करने से, ये फिगर अब 1130 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिंदगी भर 150 लाख आएगा, 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। एनपीवी निकाला है 120 लाख और पीआई 1.11। एक फ्रेश पेज में लिख रहा हूं इस रिजल्ट को। तो सर प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 लाख था, प्रोजेक्ट बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1130 लाख था, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में दे देता हूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट ए में जो अपना कैश फ्लो था वो था 70 लाख पर एनम, इसमें था 150 लाख पर एनम। और जो एनपीवी आया अपना प्रोजेक्ट ए का 83.33 लाख और प्रोजेक्ट बी का 1, मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। जब मैंने हमारे एक मिनट, कोई अगर लिखने का टेंशन ले रहा है, आई विल डिक्टेट, डोंट वरी, ठीक है ना। और उसका तुम्हारा छूट नहीं सकता है कि सर कुछ ऐसा बताए जो लिखाए नहीं, दैट इज नॉट माई स्टाइल, ठीक है। तो आप आराम से सुनो जब सुनना है ना। 120 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फर्स्ट वाले का 1.16, सेकेंड वाले का 1.11। हाँ, अब यहां ध्यान दीजिए। तो अगर आप प्रोजेक्ट ए करते हो तो शेयर होल्डर्स वेल्थ 83 लाख से बढ़ेगा, प्रोजेक्ट बी करते हो तो शेयर होल्डर्स वेल्थ 120 लाख से बढ़ेगा। दिख रहा है, इस वाइज लग रहा है वी शुड गो फॉर प्रोजेक्ट बी, वी शुड गो फॉर प्रोजेक्ट,
हाँ मालूम है, एक मिनट, एक बार एनपीवी को देखते हैं. वी शुड गो फॉर प्रोजेक्ट बी, करेक्ट है. बट अगर पीआई को देखें कि सर हर एक रुपया कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया से यूटिलाइज कर रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट हर एक रुपया को बढ़िया से यूटिलाइज कर रहा है? ए. तो देयर इज अ फाइट. एनपीवी भी बोल रहा है गो फॉर प्रोजेक्ट बी, पीआई बोल रहा है गो फॉर प्रोजेक्ट ए. ये क्लियर है? ये फाइट दिख रहा है आपको? एनपीवी बोल रहा है बी इज बेटर, पीआई बोल रहा है ए इज बेटर. अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई स्टूडेंट क्या सीए के साथ साथ सीएस कर रहा है? ओके, ये स्टूडेंट सीएस कर रहे हैं, तो सीए और सीएस साथ साथ करना क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है ना. सीए के साथ सीएस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. कोई सीए के साथ सीएमए कर रहा है, ओके, नो इश्यूज. तो मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा था कि दो चीज साथ में कर सकते हैं. तो प्रोजेक्ट ए और बी अगर दोनों करना अलाउड होता तो आपका क्या एडवाइस होता? दोनों करें, दोनों से वेल्थ क्रिएट होगा. प्रॉफिट मत बोलो, दोनों से वेल्थ क्रिएट होगा. कितना का वेल्थ क्रिएट होगा दोनों प्रोजेक्ट करेंगे तो? 203.33 lakhs. अगर दोनों प्रोजेक्ट करेंगे तो 203.33 lakhs का वेल्थ क्रिएट होगा. समझ रहे हो? तो दोनों करना चाहिए. बोथ शुड बी डन. शर्माना क्या, दोनों प्रोजेक्ट करना चाहिए. तुम कर सकते हैं दो कोर्स साथ में, तो दोनों कोर्स कर रहे हैं. इसको एक करना है, एक करो. बट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब तुम दोनों में से एक ही कर सकता है. अब अपने को दिक्कत हो रहा है यहां पे. तो इन दैट केस तुमको एक हिंट दे रहा हूं. हिंट क्या है? लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, यानी कि देयर इज नो कैपिटल स्केर्सिटी. पैसा अवेलेबल है. जो पैसा रेस, देखो ये पैसा जो लगाएंगे प्रोजेक्ट में, फर्स्ट वाले में 500 या सेकंड वाले में 1130, वो तो रेस करना पड़ेगा ना. किससे रेस करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म से, डेट और इक्विटी से. तो ये तुम मान लो वो लोग देने को तैयार है 12% पे ही. यूजुअली तुमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स में? सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग और फ्लैट. इकोनॉमिक्स आराम से, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ सप्लाई. हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड. सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. मैं कोई ग्रीक लैटिन बात थोड़ी कर रहा हूं यार. तो कैपिटल भी तो एक कमोडिटी है. कैपिटल एक कमोडिटी है जिसका कॉस्ट है ब्याज. कैपिटल एक कमोडिटी है जिसका कॉस्ट क्या है? ब्याज. ठीक है, तो उसका भी कर्व रियल लाइफ में अपवर्ड स्लोपिंग होता है. यानी कैपिटल अगर ज्यादा चाहिए तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा. तुमसे मैं बोला 500 दे, तुम बोला ठीक है सर 12% दीजिए. मैं बोला 500 और दे, तुम बोलेगा नहीं सर 13%. 500 और दे सर 14%. एक ही रेट पे क्या तुमको लगता है सारा पैसा रेस किया जा सकता है? नहीं. बट एक बार मान लेते हैं, सपोज है ऐसा, एक बार मान लेते हैं ऐसा है, यानी कि सप्लाई अनलिमिटेड अवेलेबल है सेम रेट पे. इज इट ओके? मैं अगर थोड़ा बहुत कभी प्रोबेबिलिटी में या कभी इको में टच करता हूं तो मेरे को बेस पता है. जिन लोग को पढ़ा रहा हूं उन लोग का बेस क्या है. तो बिकॉज ऑफ विच इट इज गुड दैट आपके पुराने पढ़ाई से रिलेट करके आगे पढ़ाए. ठीक है ना? तो इन दैट केस मैं बोल रहा हूं सपोज ये सिचुएशन है, पैसा अनलिमिटेड अवेलेबल है, तब कौन सा प्रोजेक्ट रेकमेंड करोगे, ए या बी? नहीं, दोनों में से एक ही अलाउड है. अपने प्रोजेक्ट रेकमेंड करेंगे उस केस में ए. अगर पैसा अनलिमिटेड अवेलेबल है ना, तो ये नहीं देखना है कि हर एक रुपया ठीक से यूटिलाइज हो रहा है, तो ये नहीं देखना है. हर एक रुपया का तंगी तो वो देखता जिसके तंगी होता. समझ? तुम पॉकेट में एक सर्टेन अमाउंट लेके निकला है, तब तेरे क्या हर एक रुपया ठीक से स्पेंड करना है. पाव भाजी खाए कि ये खाए, किससे स्वाद ज्यादा आएगा? मैंने 4 बार सोचता ना तुम. बट ऐसा है कि यार कोई बात ही नहीं है, मैंने अभी मंगाएंगे वहां आ जाएगा तुरंत. तब तुम वैसे नहीं सोचेगा कि हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन, हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन स्केर्सिटी में सोचा जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. ओ सॉरी, हाँ बी होगा, सॉरी मैं देखा नहीं वहां पे. आई डेंट सी द फिगर्स, मैं इस तरह दिख रहा था. हाँ तो करेक्ट है. अगर पैसा अनलिमिटेड अवेलेबल है तो कौन सा प्रोजेक्ट? बी. बी मतलब कौन सा? 120 लाख. कौन सा? 120 लाख का वेल्थ क्रिएट करेंगे. बट सर प्रोजेक्ट बी में तो 1 रुपया के बदले 1.11 आ रहा है. प्रोजेक्ट ए में तो 1 के बदले 1.16 आ रहा है. तो हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन तो ए बेटर कर रहे हैं. काश प्रोजेक्ट ए के जैसा, काश प्रोजेक्ट ए के जैसा 2 प्रोजेक्ट होता, 2 तो बहुत बढ़िया होता ना. ठीक है, वो खैर नहीं है.
तो मैं बोलना चाह रहा हूं अगर कैपिटल स्केर्स है, स्केर्स मतलब सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज, अगर और पैसा रेस करेंगे तो ब्याज रेट क्या होगा, ज्यादा, या कोई लिमिट है कि तुम नहीं इन्वेस्ट कर सकता इस अमाउंट से ज्यादा, कुछ लिमिट है कंपनी के ऊपर, उसको बोलते हैं कैपिटल राशनिंग। कैपिटल, एक बार राशन वर्ड सब्जेक्ट याद करें तो राशन वर्ड से सब कहां पहुंच गए, दिख रहे सब कि सर राशन में ऐसा होता है कि अपने को लिमिटेड सामान मिलता है, चावल एक सर्टेन रेट पे, गेहूं एक सर्टेन रेट पे, पर लिमिटेड ही मिलता है, अनलिमिटेड नहीं। वो सिचुएशन है अगर कैपिटल राशनिंग है। क्या कैपिटल राशनिंग? तो उस केस में डेफिनेटली 1.16 वाले प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, बिकॉज हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन देखना है। तो अदरवाइज बहुत सरप्राइजिंग है कि दुनिया में जब एनपीवी था तो फालतू में पीआई लाया क्यों, इलॉजिकल लग रहा है ना, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो पीआई मोर देन 1 आएगा, दोनों बोलेगा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। अगर एनपीवी नेगेटिव आएगा तो पीआई क्या आएगा, लेस देन 1, तो प्रोजेक्ट क्या रिजेक्टेड। तो फालतू का नौटंकी हो रहा है। पर अगर तुम सोचो क्यों हो रहा है, उसका एक ही रीजन है कि आपको यह बताने के लिए कि जब कैपिटल राशनिंग है, कैपिटल, तो आप एनपीवी के हिसाब से डिसीजन मत लीजिए, किसके हिसाब से, पीआई। ओके, बिकॉज पैसा स्केर्स है, हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन देखना है, और कैपिटल राशनिंग नहीं है तो विच इज द बॉस, एनपीवी। लेट्स क्रिएट वेल्थ, ठीक है, तो जितना क्रिएट कर सके मैं वो लिखवा दूंगा, आई विल डिक्टेट द सेम, ठीक है। तो ये चीज कई बार क्लासेस में टुवर्ड्स द एंड, लास्ट क्लास ऑफ कैम्ब्रिज में बताया जाता है, एज इफ कितना डिफिकल्ट है, पर मेरे ख्याल से समझने का टाइम तो अभी है। तुम इन नंबर से समझ गया, क्यों छोड़े? इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? जस्ट 1 सेकेंड, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? नो। इज इट इंपॉर्टेंट? यस। आने को आ सकता है, आया हुआ है, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बार इसी पे देते हैं, ठीक है। देयर इज अ स्टूडेंट हु इज वांटिंग टू आस्क समथिंग। यस प्लीज, सिट एंड आस्क। ओके, सो स्टूडेंट का डाउट है कि सर अपना ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना, और आपने बोला कि अगर कैपिटल रैशनिंग है तो अपने को प्रोजेक्ट ए जिसका पीआई 1.16 है वो करना चाहिए, प्रोजेक्ट बी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रही है कि उस केस में सर अल्टीमेटली जाके जो वेल्थ क्रिएट होगा वो तो 83 का क्रिएट होगा, 120 का क्रिएट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जाके अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वो कहां से सेटिस्फाई हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड द डाउट? ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द डाउट? ओके ना, होता ये है कि देखो मैं एक चीज समझा नहीं पाया जब मैं स्टार्ट किया क्लासेस। इस चैप्टर का 3 नाम है, वो तीनों नाम को याद करो, क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दूसरा नाम, कैपिटल बजटिंग तीसरा नाम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर अपने सेकेंड नाम पे आते हैं कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, ओके, तो यहां से बजटिंग वर्ड आ रहा है। अगर बजट याद करें अपने, बजट, ठीक है, फैमिली बजट होता है कि मम्मी लोग को पता है इतना है तो अपने को अकॉर्डिंगली उसको वैसे वैसे स्पेंड करना है, कब पैसे का रिक्वायरमेंट होगा वगैरह। कैपिटल बजटिंग का मतलब है कंपनी के पास लिमिटेड कैपिटल है। फैक्ट, रियल लाइफ में तो लिमिटेड कैपिटल है, कंपनी को इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। सपोज मेरे एग्जांपल में इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस साल ये लोग केवल 2000 लाख का प्रोजेक्ट करेगा। कितने का? मन से बोल रहा हूं, 2000 लाख का प्रोजेक्ट करेगा। ये लिमिट है, 2000 लाख से ऊपर अलाउड नहीं है। अब इनके पास एक तो ए और बी प्रोजेक्ट है, ये वाला ए और बी, ठीक है, जिनमें कंपटीशन चल रहा है। उसके अलावा और भी होगा सीडीई। कौन सा? सीडीई से 3 प्रोजेक्ट है, तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। से एफजीएच ऐसे होगा ना, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स है। बिकॉज कंपनी कैसे चलता है बता दे प्लीज। सपोज अपना कंपनी है, तुम लोग सब काम कर रहे हो और तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग, और हम लोग ऐसा कंपनी है जो ना आइडियाज इंप्लॉई और स्टाफ के द्वारा एंटरटेन करते हैं कि यार तेरे कुछ आइडिया है क्या बता, तेरे कुछ आइडिया है क्या बता, तेरे कुछ आइडिया है क्या बता। तो क्या होता है, तुम लोग सब जन बैठे हो और अपना अपना प्रोजेक्ट बता रहे हो। सब मेरा प्रोजेक्ट देखिए, ये प्रोजेक्ट है, ये कैश फ्लोज है, एनपीवी पीआई सब सजा सजा के एक्सेल में लाया है, रंग बिरंगा करके उसको, ठीक है। तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, भले सबका सब बोलना चाह रहा है पॉजिटिव एनपी, बिकॉज इट इज सेड ना, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, तो बोलने में लगता क्या है। माने अगर तुम प्रैक्टिकली समझो इसको एक बार मैथ से बाहर आके कि पैसा लगने वाला है, फिर पैसा आएगा, माल बिकेगा, कॉस्ट लगेगा,
सब तो हवा में है ना, तो बिकॉज ऑफ विच तुम्हारा जो मन है प्रोजेक्शन कर दो, उसके बाद थोड़ा सा और खुल के बोलो तो बेटर समझ में आएगा। तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट हो गया तो तुम्हारे डिपार्टमेंट को पैसा मिला, तुम्हारे डिपार्टमेंट को पैसा मिला, वो पैसा खर्चा तुम करेगा, और पैसा खर्चा तुम करेगा तो कैसे करेगा समझ में आ रहा है, मतलब पैसा मारेगा। आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? 500 लाख का एलोकेशन तुम लोग को मिला है, उससे तुम लोग को फलाना प्लांट फलाना ये खरीदना है, तो इन दैट केस वहां पे बिल बनाएगा अपने रिश्तेदार का, वो चिंटू का बिल चिंटू को दिखाएगा, चिंटू इस दाम पे दिया तो 120 लाख चिंटू को गया, चिंटू को 120 लाख जो गया बिल में एक्चुअली गया 80 लाख, 40 लाख घर का। जो ये समझेगा नहीं वो रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज ये डेकोरेटेड प्रेजेंटेशन से दुनिया नहीं चल रहा है, दुनिया उससे चल रहा है। और खासकर सीए वाला यही तो सिखाता है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, देखो मोरालिटी एथिक्स का बात करके, मैंने नॉट दैट आई एम अ वेरी अनएथिकल पर्सन, इट इज नॉट दैट, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब एक फाइट चलता रहता है कंपनी में कि काश हम लोग वाला प्रोजेक्ट हो जाए, काश हम लोग वाला हो जाए, और काश तो तभी होगा जब एनपीवी हाई होगा, और एनपीवी तभी हाई होगा जब जोर से फेंकेंगे इतना आने वाला, देखिए सर क्या एनपीवी है, देखिए सर क्या पीआई है। तो इन लोग सबको लिमिट में रखने के लिए क्या बोला जाता है, 2000 लाख ही इन्वेस्ट होगा। अब उसके बाद जो ही प्रोजेक्ट है भुजिया खाओ, अरे कोई मतलब नहीं उससे, 2000 लाख इज द अपर लिमिट, उसके नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जब फाइट चलता रहता है ना 2000 लाख के अंदर, तो वहां पे एक एक रुपया का यूटिलाइजेशन देख के जब प्रोजेक्ट ऑन द होल एक्सेप्ट करते, जैसे यहां पे ए की है, कौन सा की है, आपने बोले ए कर लो, ठीक है ना, और सी डी ई में सपोज डी की है, कौन सा की है, डी, जिसका हाईएस्ट पीआई था, एफ जी एच में सपोज एच की है जिसका हाईएस्ट पीआई था। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि अल्टीमेटली जाके 2000 लाख लगा, और फिर जब तुम देखेगा ना कि टोटल एनपीवी क्या आया, वो 2000 लाख में हाईएस्ट एनपीवी आ पाया। तुम समझे, अगर बी करते तो सीधा 1130 खर्चा हो जाता, तो क्या बचता 870। अगर बी करते तो 2000 लाख का लिमिट है, 1130 लग जाता तो 870 बचता ना, फिर 870 से कुछ और करते, पर उससे जो एनपीवी आता कंपेयर टू जो इस तरह से आया वो ज्यादा आया। वो अलग बात है कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं अभी, जो सर ए बी दिखाइए, फिर सी डी ई दिखाइए, वो दिखा देंगे आने वाले क्लासेस में, समझ गया। बट एक बार तुमको लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा, हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है कि आपको 2000 में ही खेलना है, तो आप पर रुपी का बेनिफिट देख के कर रहे हो, तो ऑन द होल 2000 से हाईएस्ट एनपीवी आ पाएगा। डिड यू गेट इट क्लियर? तो वेरी गुड डाउट, वेरी गुड डिस्कशन। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रौनक दे, जील के अलजेब्रा है, नहीं जील अघेरा मजाक कर रहा था, थोड़ा बताइएगा। इज इट क्लियर? अभी बहुत लिखाना बाकी है, बिकॉज अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट 15-20 मिनट से मैंने कुछ भी लिखाया नहीं है। 15-20 मिनट से जो भी डिस्कस हुआ मैंने लिखाया नहीं है, तो वो उस समय समझ में आ गया, बट वो बाद में रिवाइज कर पाएंगे, इसके लिए यू रिक्वायर द सपोर्ट। प्रज्ञा को क्लियर है, जय को क्लियर है, अर्चित को क्लियर है, रिमझिम को क्लियर है, निकिता, संदीप, ओके थैंक यू, ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर डिस्कसिंग वेरी वेरी गुड स्टफ एंड एट द सेम टाइम इट इज क्लियर। तो आपने अभी एंड कहां पे किया, जहां पे पीआई निकाला क्या, और पीआई को हमने इंटरप्रेट किया है ना, इट शोज द बेनिफिट पर रुपी ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ओके। लिखो नोट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 है, हाँ नोट नंबर 1 है, देर इज ऑल्सो अ टर्म, देर इज ऑल्सो अ टर्म, देर इज ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, there is also a term called net profitability index, net profitability index bracket NPI dash, next line, NPI equal to NPV divide by PV of the cash outflows. NPI is equal to NPV divided by PV of the cash outflows. पुट कर दो, NPV क्या था अपना 83.33 डिवाइड बाय 500, 83.33 बाय 500 ऑब्वियसली 0.16 इक्वल टू 0.16,
तो पीवी को डिवाइड नहीं किए, किसको डिवाइड किए? एनपीवी को, ठीक है? पैरा चेंज, इन अदर वर्ड्स कॉमा एनपीआई इक्वल टू पीआई माइनस 1, सही है ना? 1.16 है तो 1 हटा के एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 0.16. एनपीआई इज पीआई माइनस 1 डॉट 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 इट शोज डॉट 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 इट शोज एनपीवी पर रूपी ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड. इट शोज एनपीवी पर रूपी ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड. एनपीवी पर रूपी ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड. एनपीवी तो ऑन द होल होता है ना, पर एनपीवी पर रूपी ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड, 1 रुपया लगा के एनपीवी क्या है? वो एक तरह से एनपीआई है, ठीक है? कुछ भी ग्रेट नहीं है, पर टर्म्स तो जानने पड़ेंगे ना कि टर्म्स क्या है. करेक्ट है? गेस करो प्लीज, एनपीआई का कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ माने समझते हो? कट ऑफ का मतलब ये होता है जैसे तुम्हारे एक मिनट सीए इंटर में दोनों ग्रुप दे रहे हैं, व्हाट इज द कट ऑफ? 400, 300, 600 है ना? 6 सब्जेक्ट है तो 300 इज द कट ऑफ. तो कट ऑफ समझते हो मतलब कि जिससे ऊपर लाने से भाई पास हुए. तो एनपीवी का कट ऑफ क्या है? 0. एनपीवी का कट ऑफ क्या है? 0, बिकॉज एनपीवी 0 से ज्यादा पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेड. पीआई का कट ऑफ क्या है? 1. पीआई अगर 1 से ज्यादा है तो एक्सेप्टेड. एनपीआई का कट ऑफ क्या है? 0, बिकॉज एनपीआई तो एनपीवी है. एनपीआई और एनपीवी तो सेम ही है ना. इट इज जस्ट एनपीवी पर रूपी. इज इट ओके? वी डोंट वॉन्ट अननेसेसरी स्ट्रेस ऑफ लर्निंग. हमको लर्निंग ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है? तो चीजों इतना जहन में समझे, प्रैक्टिस करे कि अपने जिंदगी भर ध्यान रहे. तो इसको कट ऑफ बोलते हैं, ठीक है? तो वो मैं कट ऑफ लिखा दूंगा नीचे. नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, the relevant cutoffs, the relevant cutoffs. तो कट ऑफ्स एक तरह से पास मार्क्स हो गया, ठीक है? द रेलिवेंट कट ऑफ्स आर डैश. नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में एनपीवी ग्रेटर देन 0, पीआई ग्रेटर देन 1, एनपीआई ग्रेटर देन 0. प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, बगल में लिख दे रहा हूं प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड. ठीक है? शुरू में पढ़ते हुए क्या होता है, माने स्टूडेंट के ऐसे डाउट आता है, सर आप बोल रहे हैं एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, इसका मतलब नेगेटिव है तो रिजेक्टेड है, तो 0 है तो, ठीक है? ऐसे डाउट नहीं होते. मतलब ये इलॉजिकल क्वेश्चन हो गया. इसका ये बात हो गया. वापस से मैं इको में जा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन में. कोई बोलेगा सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड्स. ग्रीक लैटिन बात नहीं कर रहे हैं. इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है यानी इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स, और इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड्स. तो 0 है तो भुजिया. वो सब क्वेश्चन का जवाब नहीं होते. देयर इज नो आंसर टू दैट क्वेश्चन. तो प्लीज बाउंड्री में ऑपरेट मत करना कि एनपीवी अगर 0 है तो क्या करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं कर सकेंगे. नॉर्मल रिटर्न आएगा. नीदर शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएट होगा, नॉट डिस्ट्रॉय होगा. शेयर प्राइस सेम रह जाएगा. टाइम पास के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना. वो ऐसा पूछेगा ना तो वैसा सोचो. तो गलत डायरेक्शन में मत सोचना, ठीक है? कि 0 पे क्या होगा, उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना? तो एनपीवी मोर देन 0, पीआई मोर देन 1, एनपीआई मोर देन 0. ओके. अपर्णा सिन्हा इज सेइंग सर एनपीवी मोर देन 0. एक बार और समझा दीजिएगा. अपर्णा, अगर ये समझाना पड़ेगा तो अपने को पुराना वाला क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा. टेल मी फ्रैंकली, क्या आपका लास्ट क्लास किया हुआ है? एक सेकेंड. अपर्णा बोल रही है एनपीवी मोर देन 0 समझा दीजिएगा. आज अपने जो सम किए उसमें 583 लाख लगाने को तैयार थे 12% रिटर्न के लिए, पर लगाना पड़ा केवल 500 लाख. तो 83 लाख का वेल्थ क्रिएशन हुआ. अपर्णा, यही एक्सप्लेनेशन है इसका. आई डोंट वांट टू बी डिस्करेजिंग बट एट द सेम टाइम लाइक ये बहुत टाइम दे चुके हैं अपने. तो अपर्णा बोल रही थोड़ा दिमाग में घूम गया था, हो सकता है बिकॉज एनपीवी पीआई सारा कंफ्यूजन हो जाता है. नो इश्यूज. अपने
और टाइम देंगे तो दिमाग स्टेबल रहेगा. नोट नंबर 3. नोट नंबर 3. If NPV and PI, if NPV and PI is okay na, profitability index. If NPV and PI provide the same except ACCEPT except reject decision, comma, what's the need for the two of them? What's the need for the two of them? What's the need for the two of them? For the two of them. Okay? हिंदी में बोले तो अगर एनपीवी और पीआई सेम ही नतीजे पे निकलता है, कोई प्रोजेक्ट है, एनपीवी से पूछो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एनपीवी जो बोलेगा पीआई वही बोलेगा. दे कैन नॉट से, मैथ्स ही सेम है. तो जब सर दोनों का दोनों सेम ही जवाब देगा तो फालतू में दोनों का क्यों है? ओके, अब क्वेश्चन नोट समझ गए, नोट क्या चीज क्या हो समझ गए कि दोनों से सेम ही नतीजा निकलेगा तो क्यों दोनों है, ये डाउट है अपना. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जब अपने 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होगा. क्या 2 या 2 से? एक प्रोजेक्ट का बात नहीं हो रहा है. अगर एक प्रोजेक्ट है, डिसाइड करना एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो देखा जाए तो एक्चुअली फालतू में दो चीजें, एनपीवी सफिशिएंट है, पीआई का दरकार नहीं है. बट अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कैन नॉट बी अंडरटेकन टुगेदर, कैन नॉट बी अंडरटेकन टुगेदर, तो उस केस में एनपीवी और पीआई में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. कॉन्फ्लिक्ट जहां पे एनपीवी बोल रहा है ये स्टूडेंट पास, पीआई बोल रहा है नहीं ये वाला स्टूडेंट पास, माने 2 स्टूडेंट है, ठीक है, बात हो रहा है किसको पास कराए, ठीक है. तो इन दैट केस एनपीवी में से इस स्टूडेंट को पास कीजिए, पीआई में से इस स्टूडेंट को पास कीजिए. समझ गया? तो वहां पे पॉइंट आ रहा है. तो लिखा ना पैरा चेंज, इसका जवाब for a single project, comma, there cannot be, मानी मैथ्स है, there cannot be a conflict, there cannot be a conflict between NPV and PI, there cannot be a conflict between NPV and PI, full stop. It means if a project is accepted, ACCEPTED, if a project is accepted as per NPV, comma, it will also be accepted as per PI. It will also be accepted as per PI. If a project is accepted as per NPV, comma, it will also be accepted as per PI. As per PI. ठीक है? करने का मतलब है अगर 300 पास मार्क्स है तो 320 अगर आया एक स्टूडेंट का तो अकॉर्डिंगली वो पास. ठीक है, तो एनपीवी पीआई दोनों बोलेगा पास. पर जहां बात आएगा 2 स्टूडेंट्स है, दोनों का 300 से ऊपर आया है, ठीक है, एक का 320 आया है और एक का 350 आया है, ठीक है, और दोनों में से एक को ही पास करना है. एक मिनट, दोनों में से एक को ही पास करना है, पर दोनों ने जो नंबर ऑफ आवर स्टडी किया है वो अलग है. नंबर ऑफ आवर्स जो स्टडी किया है वो अलग है. वैसे तो बात करें ऐसा क्या मतलब है, मेहनत की है, बट सपोज ऐसा कुछ है कि टाइम का बहुत कीमत है कि तुमको कमती घंटे में ही काम करना पड़ेगा, तो तुमको जॉब में रख लिए, इसका मतलब तो मेरा काम करते हुए भी ज्यादा घंटा लगाएगा. मेरा लॉजिक क्या चल रहा है, हम किसको काम पे रखें? बिकॉज जो 350 लाया है बढ़िया स्टूडेंट है, बट इसका मतलब ये बहुत ज्यादा आवर्स लगा दिया तो इसको हम जॉब में रखेंगे तो भी यहाँ पे ये घसीट के काम करेगा. तो मेरे को डाउट हो रहा है कि यानी मेरे पास कमती आवर्स है, हम पर आवर देखें कि वो कितना बेनिफिट. आई यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट मोर एंड मोर. तो वहां पे पीआई का बात आ जाता है. और अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, भाई 350 वाले को ही लेना, मेहनत करता अगला दिन रात पढ़ के काम करेगा, तो वैसा वाला बात हो रहा है. ठीक है, तो क्या लिखे? फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट देयर कैन नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड पीआई. फिर आगे क्या लिखा है? इट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज पर पीआई. वो वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है ना? पैरा चेंज. हाउएवर
para change. However, if we have two or more mutually exclusive projects, if we have two or more mutually exclusive projects, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अंडरलाइन कर लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अंडरलाइन कर लो, हाँ, कॉमा, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट, there may be conflict between NPV and PI. There may be conflict between NPV and PI. अरे कोई सोचेगा सर वो नॉनवेज वाला पार्ट तो बोले ही नहीं, रिक्वायर्ड नहीं था, समझ में आ गया तुम लोग को वैसे ही, वैसे तो ठीक है, बट नहीं वो तो ठीक है समझा देंगे, वो तुम्हारे नहीं बोलने से भी समझाएंगे, इसलिए भी हम बोलना चाह रहे नॉनवेज, बिकॉज जब आदमी जो चीज सीखता है ना उस समय लगता है समझ में आ गया, पर जब एक्यूमुलेट होता रहता है तो वो ध्यान नहीं रहता, तो हमेशा याद दिलाने के लिए याद है, तो याद है के लिए काम आएगा। तो एक हो गया लालू और एक हो गया ओसामा, लालू और ओसामा। तो इट इज सेड दैट ओसामा हैड, अब तो ओसामा नहीं है ना, हाँ, तो ओसामा हैड 5 wives, हाउ मेनी वाइफ्स, and 25 children. तो विदाउट डिस्काउंट रेट उसका एनपीवी और पीआई निकाल सकते हैं, ओके, विदाउट डिस्काउंट रेट एनपीवी और पीआई निकल सकते हैं। लालू हैड 1 wife and 11 children, तो उसका एनपीवी और पीआई भी निकल जाएगा। एनपीवी किसका ज्यादा आया, ओसामा, अरे 25 - 5, और इसका तो 11 - 1, पर पीआई किसका ज्यादा आया, लालू, ठीक है। तो वहां पे इलॉजिकल है, बट क्या होता है ना, बार बार जब मैं याद कराऊंगा ना मेरे को दिक्कत होगा। याद तो सेकंड क्लास में मैं ये बोल रहा था 500 लाख, ऐसे 500 लाख याद नहीं रहता है, याद यही रहेगा। हो सकता है मैंने इलैबोरेट नहीं किया तो किसी को समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तो ठीक है ना। तो ओसामा और क्या बोलते हैं लालू का एग्जाम्पल देना पड़ता है एनपीवी और पीआई समझाने के लिए, या फिर अपना बेटर एग्जाम्पल हो गया ये वाला, कितने घंटे में पढ़ के तो मार्क्स लाए हो, ठीक है। तो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, डेफिनेटली क्लियर होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, कोई जवाब नहीं आ रहा है। आई होप वी आर इन कम्युनिकेशन मोड। अब जोरों से जवाब आया है, क्रिस्टल क्लियर बोल रहा है, क्रिस्टल क्लियर, ओके ठीक है। सो आपने राइटअप लिख रहे थे, हाउएवर लिखे क्या, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन एनपीवी एंड पीआई, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। एग्जाम्पल, consider two mutually exclusive projects. Consider two mutually exclusive perpetual projects. Consider two mutually exclusive perpetual projects. Dash. 3 कॉलम बना रहे हैं, particulars, project A और project B. पर्टिकुलर्स प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। तो पर्टिकुलर्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 lakhs रुपीज इन लैक्स है, ठीक है ना, 1130 lakhs कैश फ्लो 70, 150 केसी 12%, लाइफ ऊपर लिख दिए थे, फिर भी परपेचुअल, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज ब्रैकेट ए बाय आई, इसका 583.33, इसका 150 by 0.12 क्या आया था, 150 by 0.12, 1250, 1250,
1250, एनपीवी 83.33 lakhs और इसका 120 lakhs, पीआई 1.16, 1.11। ठीक है, तो फिगर्स वही है जो डिस्कस किए थे। ठीक है, लिख दो। केस वन, capital is scarce, dash, this is called capital rationing. This is called capital rationing, rationing, capital rationing, full stop. So every penny needs to be utilized efficiently. Every penny needs to be utilized efficiently. Needs to be utilized efficiently. Full stop. This is captured by what? NPV या PI? PI. Every penny का utilization PI देखते हैं. This is captured by PI. Full stop. Hence, project A should be chosen. Project A should be chosen. Para change. Case 2. No capital rationing. फंड का कोई लिमिट नहीं है. No capital rationing. Dash. We should choose the project with the higher NPV. Choose the project with the higher NPV. That is project B. Para change, of course, comma, if the projects were non-mutually exclusive, ओके, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलाउड है. इसका हिंदी हो गया दोनों अलाउड है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हिंदी हो गया दोनों नहीं अलाउड है. किसी को भी दिक्कत हो, यू शुड राइट ब्रैकेट में हिंदी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों अलाउड नहीं है. ठीक है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलाउड है. ठीक है, तो इफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉमा, फर्म शुड एक्सेप्ट बोथ द प्रोजेक्ट्स. Firm should accept both the projects. Firm should accept both the projects. Firm should accept both the projects. Full stop. ठीक है, तो गिवन दैट अपने टोटल में, एक मिनट, कोई स्टूडेंट एक डाउट पूछ रहा है, सर जब एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट ईयर में डिफरेंट कैश फ्लो है और एक परपेचुअल है तो भी सेम वे में डिसाइड करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? वो बोलना चाह रहा है एक प्रोजेक्ट सपोज परपेचुअल होता, दूसरा प्रोजेक्ट 5 साल का होता. स्टूडेंट का डाउट है, एक प्रोजेक्ट परपेचुअल होता है, या परपेचुअल छोड़ो ना, एक प्रोजेक्ट 5 साल का है और एक प्रोजेक्ट 10 साल का है, एक 5 साल का और एक 10 साल का है, तो भी क्या ऐसे सोचेंगे? ये उसका डाउट है. मेरा उसको जवाब है कि ये हमने डिस्कशन किया नहीं है. वी हैव नॉट रीच्ड ओवर देयर. मैं उसके बारे में अभी तक कुछ बता नहीं पाया, बट सिंस आपने पूछ लिया है और ये फैक्ट है कि हाईएस्ट से हाईएस्ट और टफेस्ट चीज रॉकेट साइंस भी, अगर कोई आदमी सिंप्लिसिटी से दूसरे को हिंट नहीं दे पाए, इसका मतलब उसको खुद को क्लियर नहीं है. कहने का मतलब अगर मैं इसको जरा सा जवाब नहीं दे पाऊं तो इसका मतलब मेरा क्लैरिटी कम है. तो आई टेक इट एज अ ईगो की मतलब मेरे को कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं कुछ हिंट दे पाऊं जिससे सेटिस्फाइड हो. जैसे उसने पूछा था उस समय तो आई गेव द हिंट, 2000 लाख होता तो आप लोग सब सेटिस्फाइड हो गए. तो मेरा जवाब क्या है, सुनना प्लीज. पहला तो ये टॉपिक करेंगे अलग से अपने, इसको बोलते हैं लाइफ डिस्पैरिटी. क्या बोलते हैं?
ये जो क्वेश्चन पूछा है ये है लाइफ डिस्पैरिटी, और जो अभी जो चल रहा था ना हम लोग का ये नोट्स, वो था साइज डिस्पैरिटी। क्या था? साइज डिस्पैरिटी, मतलब पैसा अलग लग रहा है, एक में 500 लाख, एक 1130 लाख। ये जो टॉपिक चल रहा था एक तरह ये चल रहा था साइज डिस्पैरिटी। सर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये जो डाउट पूछा है स्टूडेंट, ठीक है, वो है लाइफ डिस्पैरिटी, लाइफ अलग है। तो लाइफ अलग है तो एक चीज सोचे, सुनना प्लीज, एक 5 साल का प्रोजेक्ट, एक 10 साल का प्रोजेक्ट है। उसमें केस 1 प्रोजेक्ट रिपीटेबल है, प्रोजेक्ट रिपीटेबल है। चीज समझ रहे हो? जो 5 साल का प्रोजेक्ट है उसको 5 साल बाद फिर से कर सकते हैं सपोज, तब तो उसको 10 साल में ले जा पाया। तो तुम वो जो 5 साल का प्रोजेक्ट को 5 और 5 10 का मान के कि 2 प्रोजेक्ट एक के बाद एक पूरा एनपीवी निकाल लेगा 10 साल के अनुसार, और 10 साल का तो एनपीवी निकला ही, और कंपेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? नंबर्स के द्वारा इजीली हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं हो सकता है, पर तुमको समझ में आना जरूरी है कि सब मोटा मोटी समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, कि 5 साल के प्रोजेक्ट का एनपीवी फिर मानेंगे वापस कर लिए तो वो 10 साल का प्रोजेक्ट हो गया। अब कोई बोलेगा सर 5 और 10 तो आपका बैठ गया, 5 और 10 तो आपका बैठ गया। ये बैठाने के लिए तो बचपन में क्लास 2-3 में सीखा था एलसीएम। क्या? एलसीएम, यानी एक 3 साल का प्रोजेक्ट एक 7 साल का प्रोजेक्ट है। अब तो नहीं बैठ रहे तो चल बैठा देते हैं। व्हाट इज 3 और 7 का एलसीएम? 21। तो 3 साल का प्रोजेक्ट को 3 साल करके 7 बार करोगे तो 21 साल में हो गया, और 7 साल का प्रोजेक्ट को 7 साल 3 बार करोगे हो गया, तब भी कंपेयर हो सकता है सब। पर ये तो बहुत हालत खराब होगा करने में, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो हो गया करने में हालत खराब होगा, नहीं कॉपी पेन में। पहला बात तो हालत खराब नहीं होगा, बहुत इजी कैलकुलेशंस है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। डिड यू गेट योर जवाब? मोहतादीन फतमा, ओके, मैं नाम ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था, तो आई थिंक मोहतादीन फतमा, नाम तो यही है। डिड यू गेट योर आंसर प्लीज? यस, ओके, सो आंसर आप लोग को भी मिल गया। अच्छा डाउट था, डाउट का जवाब भी मिला, और बाद में अपने इसको ओपन अप भी करने वाले, इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो बीच में मैं रुक के ना एक चीज बोलने वाला था बिफोर आई गॉट द डाउट, कि अब जब अपने करीब साथ में इस चैप्टर में अराउंड 3.5 आवर्स स्पेंड कर दिए है ना, लास्ट क्लास और आज को लेके करीब 3.5 घंटा हमने स्पेंड कर दिया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपको आगे का रास्ता पहले से पता हो कि सर आता क्या है एग्जाम में, कैसे आता है इस चैप्टर में जो आप करा रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे आता है। तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में एनपीवी निकालना या पीआई निकालना डायरेक्टली नहीं आता है, यानी कैश फ्लो दिया रहेगा, एनपीवी निकाल 5 नंबर, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। तो इट डजंट कम। तो आता क्या है? स्टोरी आएगा। क्या आएगा? स्टोरी, पूरा स्टोरी देगा। ऐसा ऐसा है, हम लोग प्लांट खरीद रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट का जो कैपेसिटी है प्लांट का वो 1 लाख यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है? 1 लाख यूनिट्स। फर्स्ट ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 40% होगा, यानी 40,000। सेकेंड ईयर 50% होगा, थर्ड ईयर 60,000 होगा। जो सेलिंग प्राइस है वो ये होगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये लगेगा, ठीक है। और अपना कुछ फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, प्लांट का डिप्रिसिएशन इस रेट से होगा, टैक्स रेट ये है, ठीक है। लास्ट में जाके जो सैल्वेज वैल्यू ना प्लांट का बेचेंगे, लास्ट में सैल्वेज वैल्यू ये होगा। ये सारा आपने सुन लिया। आप अब जाके इस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो निकालिए। क्या निकालिए? जैसे लास्ट क्लास का नोट्स प्लीज, लास्ट क्लास का नोट्स। तो लास्ट क्लास में 0, 1, 2, 3 3 साल का प्रोजेक्ट था क्या? 4 साल। लास्ट क्लास 4 साल का प्रोजेक्ट था, सबको कॉपी में दिख रहा होगा। क्या था कैश फ्लो? थोड़ा सा हेल्प करना प्लीज। 220 नहीं, शुरू में क्या जा रहा था? 800 जा रहा था। 1 मिनट, तो शुरू में 800 जा रहा था, फिर था 220, 350, 480, 590, ये था ना। तो ये जो लास्ट क्लास कॉपी में लिखा दिया था, इसको निकालने का मार्क्स है, ओके। माने इसके बाद जो एनपीवी निकालना है वो तो टाइम पास है। इट इज एनपीवी में क्या है यार, इसको टान के माइनस करेंगे 800। और तुम भी जब सम्स करते जाएगा ना, बाद में तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम कभी भी बाद में प्रैक्टिस करते समय एनपीवी निकालेगा नहीं, बिकॉज तुम कॉन्फिडेंट होगा यार इसमें करना क्या है। 220 का इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, 350 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, 480 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, 590 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, सबका पीवी आ गया -800। तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस क्या चीज का करना है? वो जो कहानी दिया है वो कहानी से ये कैसे आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द सिलेबस?
The syllabus is about how to manufacture cash flows. How to manufacture cash flows. ठीक है? तो वंश बोल रहा है ये सब, मैंने वो कैश बेसिस के बारे में बोला था आपको. वंश बोला था कि वो अक्रूवल बेसिस, अगर माल उधार में बिका तो, जैसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट मैंने बोला था आप लोग कैश फ्लो, ये बोल के मैं पतला गली से निकल गया था. तो वन सेड समथिंग कि सर पर रेवेन्यू और एक्सपेंस में तो बहुत सारा नॉन कैश आइटम होता है, कुछ उधार में बेच रहे तो क्या होगा. तो मैंने बोला एकदम सही जवाब है वंश, अपने कैश फ्लो लेते हैं, अपने इनकम नहीं लेते. दिस इज नॉट पीएल अकाउंट. ये पीएल अकाउंट का 220 प्रॉफिट नहीं है. दिस इज कैश फ्लो. व्हाट इज इट? कैश फ्लो. ठीक है, वो सीखेंगे अपने निकालना. नॉट टफ, इजी, एकदम इजी है. मैं तो पहले ही बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर ही बहुत सिंपल है. पता नहीं क्यों लास्ट पे कराया जाता है बाकी जगह. इट इज वेरी सिंपल, माइंड ओपन कर देते हैं. ठीक है, ओके. सो ये आप समझ गए कि सम्स क्या आएगा, ये भी आप समझ गए. और अभी सर क्या करा रहे हैं, अभी सर क्या करें, वो कहानी के बजाय सर कैश फ्लो दे दिए और कैश फ्लो के बाद पूछ रहे हैं यार इसके बाद कैसे डिसाइड करेगा. तो अभी दो तरीका सीख लिए, एक तो कौन सा एनपीवी और एक तरीका कौन सा पीआई. दो तरीका सीख लिए. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग कैसा चल रहा है देख रहा हूं, लिखना मत, सुनना. एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 लाख है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 लाख है. उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3 है. बताओ एनपीवी क्या है. लिखना नहीं है कॉपी में, मल्टीपल चॉइस सोचना है. एनपीवी, एनपीवी 360. 360 सब जन देख ले प्लीज. इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, पीआई दिया हुआ है, आपसे एनपीवी पूछ रहे हैं. 360 लाख आंसर आया है. ओके, बाई एनी चांस अगर किसी का नहीं आया है तो एक दूसरे से कंसल्ट कर ले, क्लास पे खासकर जो बैठे हैं. दैट्स द बेनिफिट ऑफ अ क्लासरूम क्लास ना. और अगर किसी का आ गया है, दोनों का आ गया है, एक दूसरे से पूछे तेरा कैसे आया, मेरा कैसे आया. दैट्स ऑल्सो गुड, बिकॉज क्या पता किसी ने शॉर्टकट से निकाला हो. तो सबसे शॉर्टकट कौन सा हुआ, सबसे शॉर्टकट कौन सा, 0.3 इंटू 1200. मल्टीपल चॉइस में आप तो जल्दी करना चाहेंगे ना, जिससे समय बचे. 0.3 इंटू 1200 सबसे शॉर्टकट है. 1.3 इंटू 1200 द होल थिंग माइनस 1200, ये भी हो सकता है. 1.3 इंटू 1200 द होल थिंग माइनस 1200, पर ये तो मानना पड़ेगा 0.3 इंटू 1200 सबसे बेस्ट है. और सबसे लॉन्ग मेथड क्या है, सुनना, जो मेरे को स्टडीज पसंद नहीं है. कि सपोज मान लेते हैं ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, आएगा नहीं, सी इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा ये 5 नंबर का आ गया तो. पर अगर मान लेते हैं सपोज ये 5 नंबर का ये आ गया, तो 5 नंबर का ये आ गया तो आदमी को डर होगा कि यार 5 नंबर कैसे देगा, है ना. तो क्या करे, चल टाने. टाने तो क्या करोगे, पीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ द कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ द कैश आउटफ्लोज. So 1.3 equal to PV of the cash inflows divided by 1200. तो PV of the cash inflows equal to 1.3 into 1200 equal to 1500 क्या 60. NPV is equal to PV of the cash inflows minus PV of the cash outflows is equal to, समझे. पर ये बात तो सब मानेंगे, इसमें दिमाग यूज हो रहा है या खराब हो रहा है, खराब हो रहा है. कोई हालत में अगर कोई बोलता है यूज हो रहा है, दैट्स एकदम रॉन्ग तरीका. तुमको चीज समझ में आ गया और तुमको फालतू में सजा सजा के ये ए बी करके करना पड़ रहा है, ये नहीं चलेगा. 1.3 का मतलब 1 रुपया लगाने से 1.3 आ रहा है, तो 1200 लगाने से क्या आ रहा है, 1560. दैट्स द वे. जो आदमी 1.3 को मुंह से बोल पा रहा है उसके लिए नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड. 1.3 का मतलब क्या है, 1 रुपया लगाने से 1.3 आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 0.3. तो एनपीवी तो एक्स्ट्रा होता है, तो 0.3 इंटू 1200, 0.3 इंटू 1200. इज इट ओके, करेक्ट. ओके, नीचे नोट नंबर, नोट नंबर कौन सा, 4. नोट नंबर 4 लिखिए, कन्वर्जन बिटवीन एनपीवी एंड पीआई. उसके अंदर मैं लिखाऊंगा ये कन्वर्जन बिटवीन एनपीवी एंड पीआई, कन्वर्जन बिटवीन एनपीवी एंड पीआई. ठीक है, तो 1 मिनट.
ये लिखते हैं हम लोग पीआई, ये लिखते हैं एनपीवी। अगर देख लो, पहले मैं लिख देता हूं फिर आप नोट्स बनाना। पीआई से अगर एनपीवी करना है तो बेस्ट होगा पीआई -1 द होल इनटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यही तो किया तुम लोगों ने भी। गंदा लग रहा है बिकॉज मैं एक फॉर्मूला के तौर पे लिख रहा हूं। पीआई -1 तुम लोग क्या, ओ ये 1 नहीं लग रहा है, आई लग रहा है, हाँ पीआई -1। तो पीआई -1 तुम लोग यही तो किया 1.3 -1 माने 0.3 इंटू वॉट 1200। ये बेस्ट होगा। सब पीआई में से 1 हटाइए, एक्स्ट्रा आ गया इंटू 1200। और एनपीवी से अगर पीआई निकाल रहे हैं तो एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट +1। जैसे अभी तुम लोग का 360 आया ना, तो सर 360 तो ऑन द होल है, पर यूनिट क्या है 360 बाई 1200, 360.3 और +1। सोचो नंबर्स की हेल्प से बहुत कंफर्टेबल है कि 360 है बट पर यूनिट क्या है, तो 360 बाई 1200, पर ये तो एक्स्ट्रा है तो +1। लर्न करने का बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो प्लीज। पर कंफर्ट लेवल कब आएगा, जब घर पे अगर ये देखता रहेगा ना, एक माथा खराब होगा, बता रहे क्यों, बिकॉज नंबर्स के बिना सोच रहे। नंबर्स के साथ सोचना बोलेगा अरे यार इजी तो है, क्या देख रहे थे। ठीक है ना, ओके। उसके बाद लिख दो दिस इज वेरी सिंपल इफ यू थिंक विथ नंबर्स। लिखिए वहां पे दिस इज वेरी सिंपल इफ यू थिंक विथ नंबर्स। दिस इज वेरी सिंपल इफ यू थिंक विथ नंबर्स। इफ यू थिंक विथ नंबर्स, तो नंबर्स ये रहा। लिख लो एग्जाम्पल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 लाख और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3, यानी 1 रुपया से 1.3 आ रहा है। एनपीवी क्वेश्चन मार्क, तो आंसर है एनपीवी इक्वल टू 1.3 -1 द होल इंटू 1200। एनपीवी इक्वल टू 1.3 -1 द होल इंटू 1200। इक्वल टू 560 लाख, सॉरी 360 लाख, 360 लाख नीचे में। और इफ वी आर कैलकुलेटिंग पीआई, और इफ वी आर कैलकुलेटिंग पीआई, और इफ वी आर कैलकुलेटिंग पीआई यूजिंग एनपीवी, इफ वी आर कैलकुलेटिंग पीआई यूजिंग एनपीवी डैश, नेक्स्ट लाइन, तो पीआई इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 1200, तो पर यूनिट आ गया +1। नंबर्स को फील करोगे तो फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, 1.3। ठीक है ना, ओके। somebody is asking something, just 1 second, yes please। This NPV formula in this we can also write it as NPI into initial investment। कहाँ पे, हाँ वो तो ऑब्वियस है। वो बोला जो फर्स्ट वाला था ना PI -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो PI -1 के बदले NPI लिखा सकते, दैट्स ओके। ठीक है, तो ओके। सो ये कन्वर्जन फॉर्मूला भी हो गया, यानी ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल के हेल्प से हमने एनपीवी पीआई दोनों में डिफरेंस क्या है, नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4, काफ़ी नॉलेज वाला स्टफ इसके अंदर हो गया। करेक्ट है, ओके। अब लास्ट क्लास और एक चीज का डिस्कशन हुआ था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, याद है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें बोले थे कि इसमें ट्रायल एंड एरर होगा। क्या? जैसे आज का जो सम था ना, 500 लाख लगा रहे हैं और 70 लाख जिंदगी भर आ रहा है, उसमें तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14%। 500 लाख लगा रहे हैं, 70 लाख जिंदगी भर आ रहा है, तो इन दैट केस द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाज 14%। एक बार 2-3 इजी पूछता हूं, और फिगर्स इतना इजी पूछ रहा हूं कि बोल पाओगे, बताना प्लीज, लिखना मत, डोंट राइट, ओके। 01 1 साल का प्रोजेक्ट है, 500 लाख जा रहा है, 600 लाख आएगा, व्हाट इज द रिटर्न?
20%? नहीं, रिटर्न तो 20% ही है। 600 500 का 120% है, पर वो तो 500 का रिकवरी है ना, एक्स्ट्रा तो 100 ही है। एक मिनट, इसका रिटर्न 20% है, इस पर तो कोई टीचिंग नहीं चाहिए। इट्स लाइक 500 रुपया बैंक में जमा किया, 600 आएगा, बताना क्या रिटर्न है? 20%। लेट्स नॉट हाइप थिंग्स जहां पे हाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? अब बोलना, हेल्प करके लिखा है मैंने। फर्स्ट ईयर 100 आएगा, सेकेंड ईयर 600 आएगा। व्हाट इज द रिटर्न पर एनम? बैंक में 500 जमा किए, फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 100 प्लस 500 600। व्हाट इज द रिटर्न पर एनम? फील करके बोलना पॉसिबल है, फील, मैथ्स नहीं रिक्वायर्ड है, फील करके बोलना पॉसिबल है। 20%। ऐसा नहीं लग रहा है कि 500 बैंक में जमा किया, बैंक वाला बोला 20% ब्याज हर साल उठा लेना, तुमने फर्स्ट ईयर 100 उठा लिया, सेकेंड ईयर वापस 100 उठाया, और 2 साल का ही जमा था, 500 वापस। ठीक से सोचो एक बार, तो हैवी मत करो माइंड को अपने। 500 रुपया बैंक में जमा किए, 2 साल का डिपॉजिट था, बैंक वाला क्या बोला, भाई 500 थे लास्ट पे उठा लेना, और हर साल पे 20% ले, यही तो हो रहा है, इजंट इट? अगर तुम सिंपल लेवल पे समझो इसको, मैं अगर 10 साल भी लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर साल लिखूं 100 100 100 100 100 100, लास्ट पे 100 प्लस 500, तभी तो 20% ही है। इज इट ओके? ओके, अब ये वाला यहां जो है, अगर थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ये है, ये तुम लोग 20% पर एनम बोले और मान भी गए हो, करेक्ट है, 20% पर एनम है, ठीक है? एकदम कॉमन सेंस का फ्लो चाह रहे हैं। अब चेंज करते हुए लिखता हूं, सपोज ये 200 है, ये 500 है। निकाल नहीं पाओगे, कैलकुलेट कोशिश मत करो। यहां जो रिटर्न है वो 20% से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। दिस इज वेरी गुड आंसर। 20% से ज्यादा है, ये दिखा, क्योंकि अगर 100 और 600 लिखे थे तो 20% है। इस बार मैंने कैश फ्लो को सुधारा है कि बिगाड़ा है? सुधारा है। एक्चुअली कैश फ्लो को सुधारा है कि उसका टाइमिंग सुधारा है? टाइमिंग। पैसा वही है, टोटल 100 प्लस 600 700 मिल रहा है, अभी भी 200 प्लस 500 700 मिल रहा है, पर पैसा जल्दी मिल रहा है या देरी से? जल्दी मिल रहा है। और पैसा जल्दी मिलना इज बेटर। ये किसी को सिखाया थोड़ी जा सकता है कि तुमको सिखाना पड़ेगा पैसा जल्दी मिलना बेटर है ना, इट इज बट ऑब्वियस। तो यहां रिटर्न 20% से ऊपर है, श्योर? 20% से ऊपर है, श्योर? ठीक है ना? एक काम करो, %22 जो है, 22% उसका 1/1.22 कितना है कैलसी में? 1/1.22 कितना है? 0.819 करीब कुछ है, ठीक है? 0.819 करीब जो है, दैट इंटू 200। मैं बोला 22% ट्राई कर रहे हैं, तो 1/1.22, 1 डिवाइड बाय 1.22, तो 0. लोग ने क्या बोला? 0.81 समथिंग, दैट इंटू 200 कितना आया? 163.93 एम प्लस। ओके, अब 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ। 22% पे 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी 1/1.22 इक्वल टू 2 बार। 0.6718। एक मिनट, 1 डिवाइड बाय 1.22 इक्वल टू 2 बार 0.67 समथिंग, 0.6718, दैट इंटू 500, दैट इंटू 500 335.93 एम प्लस एमआरसी 499. आ तो गया 500, 499.86 आ गया, मतलब 500 आ गया ना। यानी तुम ये बोलना चाह रहे सर, अगर हमको 22% रिटर्न चाहिए तो हम 499.86 लगाने को तैयार है। उल्टा बोले तो 499.86 अगर लगा रहे हैं और 1 साल बाद 200 और 2 साल बाद 500, तो रिटर्न क्या आ रहा है? 22%। तो 499.86 500 के बहुत पास माना जाएगा ह्यूमन लेवल पे। ह्यूमन लेवल समझ गए, इंसान है, ठीक है? तो 22% इसका आंसर है। ये 22% कैसे आ पाया? बिकॉज हम लोग को 20% से पता था 20 से ऊपर है, तो मैंने 22 ट्राई किया,
इट इज नॉट दैट क्लास में आने के पहले मैं सोच लिया था 22 ट्राई करूंगा, दिखाऊंगा, देखा उतना तो लैक इन लाइफ नहीं है मेरे. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट फिगर्स को और भी चेंज कर सकते हैं, बट तो वो तरीका समझ में आया कि हम लोग जो रेट लेंगे उस रेट से एनपीवी 0 आना चाहिए. इजंट इट? बिकॉज तुम लोग पीवी निकाल रहे हैं, पीवी निकाल के -500 कर रहा है, इक्वल टू 0 आना चाहिए. यानी क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर छुपा हुआ रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ रिटर्न, दैट डिस्काउंट रेट विच मेक्स एनपीवी इक्वल टू व्हाट? 0. मेक्स एनपीवी इक्वल टू 0 सुनने में कितना खराब लगता है, बिकॉज इट सीम्स दैट सर एनपीवी को 0 क्यों करेंगे? वो तो मेथड है केवल आईआरआर निकालने का. मतलब जिस कंपनी के लिए 22% कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता, आई रिपीट, जिस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता? 22%. जिस कंपनी के लिए, क्या उस कंपनी को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए? नहीं, सेंस नहीं है, है ना? अगर किसी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो जाहिर है तुम 22 से पुल करके 0 लाया है, 12 से पुल करेगा तो एनपीवी पॉजिटिव ही आएगा. ये तो समझ में आ रहा है कि जब कमती रेट से पुल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा. इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 1.22 यू आर डिवाइडिंग बाय 1.12. करेक्ट है? तो मतलब लोग ये समझ नहीं पाते और फालतू में वो सोचते हैं सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इक्वल टू 0. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वो कौन सा कंपनी एक तरह से जिसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है इनडिफरेंट टाइप हो जाएगा. ठीक है? तो बट हमारा कंपनी का तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है ना, 12% है, तो 22% रिटर्न है और 12% कॉस्ट है. जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको 12% चाहिए. क्या चाहिए? पर प्रोजेक्ट में रिटर्न कितना है? 22. तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड. मैंने बोला था कि ये तरीके से बिजनेसमैन को समझ में आता है. आई गिव एग्जांपल ऑफ माय रिलेटिव कि उनको एनपीवी समझ में नहीं आता. उनको क्या समझ में आया कि मारवाड़ी में बोले तो क्या रिटर्न कितने है? पर रिटर्न कितना? 22% आओगे. हाँ ठीक है चलो, वैसा वाला. पर इट्स लाइक दैट टोन ना, दे अंडरस्टैंड द रिटर्न. अदरवाइज आईआरआर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट आईआरआर गेट्स इनटू द हेड ऑफ द बिजनेसमैन. ठीक है? तो अपने को आईआरआर निकालने के लिए वो रेट सोचना है. क्या सोचना है? वो रेट सोचना है जिससे एनपीवी 0 आ जाए, जिससे एनपीवी 0 आ जाए. ठीक है? ये तो मानते हो कि कैश फ्लोस तो प्रोजेक्ट का 5 साल का हो सकता है, हो ही सकता है. ठीक है? 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें जो रेट अपने सोचेंगे, 10 सोचे कि 20 सोचे कि 22 सोचे कि 30 सोचे, कैसे जो ही बोल रही है 22 कैसे निकालेंगे. तो जो ही यहाँ पे तो हम लोग 20 से ऊपर जस्ट ऐसे तुक्का से ट्राई कर लिया. 20 से ऊपर तुक्का, 20 से ऊपर तो समझ में आया ना जो ही तुमको? एक मिनट, जो ही तुमको 20 से ऊपर तो समझ में आ गया ना? 20 से ऊपर तुमको क्लियर है ना? जो ही एक बार प्लीज बताना. आप लोग को तो क्लियर, आई कैन सी दैट कि 20 से ऊपर इस सब में कभी कभी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्लस जो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कई बार हो सकता है 2 मिनट सिग्नल चला गया. ठीक है, उसको क्लियर है. तो 20 से 22 कैसे आया वो तो फीलिंग आ गया अपने को. नॉर्मली कैसे सोचेंगे वो बता रहे हैं. यानी मेरे को क्या बताना है तुम लोग को, पहले सुन लो आउटपुट एक बार. एक मिनट लिसन केयरफुली. अपने एक सर्टेन रेट है R1, उससे एनपीवी निकालेंगे. आई एम कॉलिंग इट एनपीवी 1. एक दूसरा रेट लेंगे R2, उससे एनपीवी निकालेंगे. 2 रेट से एनपीवी निकालेंगे. तुमको एनपीवी 0 लाना है. क्या लाना है? 0. उसका तुमको R ढूंढना है. तो R1 जब लिया तुमने, तो सपोज R1 लिया तुमने 20% और एनपीवी आया 17.5, मन से लिख रहा हूं. तब तुमने R2 लिया 25%, तुम्हारा एनपीवी आया -26, मन से लिख रहा हूं. मैंने पहला वाला रेट लिया था 20% पिछले सम में, तो मेरा एनपीवी आया 17.5 पॉजिटिव. सेकेंड रेट लिया 25%, तो एनपीवी आया -26. ये फिगर्स रॉन्ग है, मन से लिखा हूं. ठीक है? तो 17.5 पॉजिटिव आया, 26 नेगेटिव आया. अपने को क्या लाना है? 0. अपने को 0 लाना है जो बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग R, उसके करस्पॉन्डिंग R. ठीक है? लेट मी सी किसका क्या दिमाग चल रहा है ना. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिंस 17.5 और -26 गलत फिगर्स है ना, तो मेरे को दिक्कत हो रहा है. तो कैन यू टेक योर टाइम एंड टेल मी प्लीज 20% पे एनपीवी क्या आ रहा है इसका? टेक योर टाइम. हाँ, इसका एनपीवी क्या आ रहा है 20 पे?
तब तक एक स्टूडेंट का डाउट है जो एकदम गलत है। वंश, तुमने बोला आईआरआर इज द मिनिमम रेट दैट मस्ट बी अर्नड, एकदम रॉन्ग। आईआरआर तो रेट है जो प्रोजेक्ट में है, मिनिमम रेट दैट मस्ट बी अर्नड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक मिनट, उसको क्या लगा आईआरआर इज द मिनिमम रेट दैट मस्ट बी अर्नड? नो, आईआरआर इज द रेट दैट द प्रोजेक्ट इज अर्निंग। ओके, इट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट द प्रोजेक्ट कैन बियर इफ यू वांट टू डिफाइन इट। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम केसी जो प्रोजेक्ट सह पाएगा। खैर वंश, मैं उस पर अभी जा रहा नहीं हूं, अभी मैं कैलकुलेशन पे आ गया हूं, तो लेट्स डेफर इट फॉर लेटर। 513.88 आया क्या? माइनस 500, तो एनपीवी आया 13.88। करेक्ट है? एक मिनट, 20% पे एनपीवी सब निकाल सकते हैं ना? जो 200 डिवाइड बाय 1.2 या 1 बाय 1.2 का फैक्टर इंटू 200 और फिर 1 बाय 1.2 इक्वल टू 2 बार इंटू 500। ठीक है ना? m प्लस जो भी करके माइनस 500 कर दिए, तो ये तुम लोग का 13.88 आया है। क्या है? अभी लिखना मत, रिक्वेस्ट है, बहुत गंदा नोट्स हो जाएगा, लिखना मत। 13.88 है। एक बार 25% पे निकाल दो प्लीज। एक मिनट, ये 13.88 आया है और ये -20 बोल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं 25% पे। 25% पे प्लीज ट्राई कर लो। 1 बाय 1.25 इक्वल टू इंटू 200 m प्लस, फिर 1 बाय 1.25 इक्वल टू 2 बार इंटू 500 m प्लस MRC माइनस 500। किसी को भी लग रहा है सर ये वाला जो आप करा रहे हैं लिखा के नहीं करा रहे तो दिक्कत हो रहा है, लिख के कर लेंगे, पर उस चक्कर में आज का WIP क्रिएट नहीं हो पाएगा। कितना? -20 आया। जूही, रौनक, श्याम, 25% पे -20 आ रहा है क्या? 25% डिस्काउंट रेट पे -20, यस सबका आ रहा है। प्रणव, रौनक सबका आ रहा है। और जिनका नहीं आ रहा है बाई चांस किसी कारण से, वो लोग अपने आप को जज नहीं करें। कैलकुलेशन वाइज अभी मैं करा रहा नहीं हूं, एक बार मान लेके, ठीक है? बाकी लोग ने हेल्प कर दिया। ओके, अब द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉमन सेंस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। कॉमन सेंस सुना, लेट्स सी कितना यूनिटरी में कॉमन सेंस है तुम्हारे में। 20 से 25 यानी 5% इंक्रीज करने से एनपीवी 13.88 से 20 गिरता है। 13.88 से -20 हो जाता है, यानी कि 33.88 गिरता है। सही बोला? 5% डिस्काउंट रेट इंक्रीज करने से एनपीवी 33.88 गिरता है। ये क्लियर है? 5% इंक्रीज होने से 33.88 गिरता है। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप ओके, वो हो गया 33.88 डिवाइड बाय 5 करो। स्लोप 33.88 डिवाइड बाय 5 क्या? 6.776। नेगेटिव स्लोप है, पर हम लोग जब बोल रहे गिरता है, तो जब गिरता है बोल दिया तो क्या, तो माइनस बोले। वैसे स्लोप नेगेटिव है, पर तुम गिरता है शब्द यूज कर रहे हो तो माइनस को ड्रॉप कर सकते हैं। 6.77 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनपीवी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट रेट। स्लोप 6.77। तो सर अगर हम लोग को 13.88 गिराना है, कितना गिराना है? 13.88 गिराना है, तो एकदम सही है, बिकॉज 13.88 गिरा दे तो एनपीवी 0 हो जाएगा। तो अगर 6.77 गिराना है तो 1% बढ़ना पड़ेगा 20 से। 20 से 1% आगे जाएंगे तो 6.77 गिरेगा। ठीक है, यानी 6.77 गिराने के लिए 1%, तो 13.88 गिराने के लिए कितना परसेंट? 13.88 बाई 6.77। 13.88 बाई 6.77 क्या? 2.048। ये यूनिटरी मेथड है। किस्सा अगर 6.77 एनपीवी को कम करना है तो आपको 1% आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको 13.88 कम करना है तो कितना परसेंट आगे बढ़ना पड़ेगा? 13.88 बाई 6.77 क्या? 2.05 मान लें। 2.05% आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना? 2. तो 20 प्लस 2.05 क्या हो गया? 22.05। 20 प्लस 2.05 इज 22.05। मैं समझता हूं किसी को भी तरक्की करना है एकेडमिकली और पढ़ाई में, तो कम से कम ये होना चाहिए कि सर ये समझ में मेरे को आ रहा है आप जो बोले,
जो आप बोले समझ में आ रहा है पूरा स्लोप के हेल्प से जो बोले, पर फिर बात आता है एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में क्या इसको थोड़ा सा और सजा सकते हैं, क्या इसको फॉर्मूला बांध सकते हैं, समझ गए, वो एक अलग चीज हो गया। सजाना इज अ डिफरेंट थिंग, समझ में आना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, और दोनों रहना चाहिए तुम्हारा। तो इन दैट केस इसको एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि अपने कैसे करें, तो लिसन केयरफुली, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, वो लोग चाहते हैं हम लोग करें 20 प्लस 13.88 को उड़ाना था, डिवाइड बाय 13.88 माइनस ऑफ माइनस क्या था 20 द होल। तो मैंने क्या लिखा, एक तरह से R1 प्लस NPV1 डिवाइडेड बाय NPV1 माइनस NPV2, मत लिखना अभी, मना कर रखा हूं, आई एम टेलिंग यू डोंट राइट, इनटू R2 माइनस R1, ओके। एक्चुअली अपने किए यही, मैं दिखा रहा हूं कैसे किए। सबसे पहले जब स्लोप निकाले ना, स्लोप उल्टा यहां से निकाले थे, अपने किए थे दिस डिवाइड बाय दिस, ये करवाया था तुम लोग को, एनपीवी का डिफरेंस डिवाइड बाय रेट का डिफरेंस, ये करवाया था, करवा के फिर अपने उसको रिवर्स करके वैसे किए थे, मैंने अंदर ही अंदर मैथ्स यही हुआ था। पर इसको लिखते कैसे है, तो इंस्टीट्यूट कैसे लिखता है, वो लोग लिखता है आर एल, छोटा वाला आर, 20 और 25 में छोटा वाला आर कौन सा था 20, प्लस एनपीवी एट छोटा वाला आर, एनपीवी एल, लोअर एनपीवी नहीं, एनपीवी एट आर एल, एनपीवी एट डिवाइड बाय एनपीवी एल माइनस एनपीवी एच, एच माने कौन सा एनपीवी, हायर आर वाला, लोअर एनपीवी है ये, एनपीवी एच लोअर वाला एनपीवी है बिकॉज ये हायर आर वाला है, द होल इनटू आर एल माइनस वॉट आर एच। जब स्टूडेंट ये करके आता है तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो बोलता है कौतो भालो छेले, मैंने कितना अच्छा लड़का देख कैसे इतना बढ़िया से किया। प्रॉब्लम क्या है, कर देता सभी जने ये, और ये डबल फायदा है इसका, एडवांस्ड अकाउंट्स में भी है, ये पूरा का पूरा एडवांस्ड अकाउंट्स में भी काम आएगा, ठीक है, मैंने रेट निकालना पड़ेगा वहां पे, मैंने ये अनअवॉइडेबल है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रिपरेशन, हर लेवल पे, अकाउंट्स में भी और एफएम में भी, फाइनल में भी, एफआर में भी, एएफएम में भी, ठीक है। आपको एक रेट लेना है छोटा वाला रेट, उससे एनपीवी आएगा, फिर आपको एक बड़ा रेट लेना है उससे एनपीवी आएगा, एनपीवी गिरा हुआ आएगा, फिर आपको लिखना है आर इज इक्वल टू छोटा वाला आर प्लस एनपीवी एल डिवाइड बाय दिस। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं वो यूनिटरी मेथड नहीं सिखाता ऊपर और तुम्हारे मुंह पे ये फॉर्मूला फेंकता, तुम्हारे मन में डेफिनेटली आता कहां से आ रहा है सर, ये नहीं आता क्या, जो लोग बोलता भी है ना सर हमको मैकेनिकल पढ़ाई ज्यादा लॉजिक मत दीजिए, उसके मन में आता कैसे आया ये, तो कैसे आया ये, तो लॉजिक से आया, कॉमन सेंस से, कि स्लोप निकाले 6.77 गिराना है तो इतना, 13.88 तो कितना, अब वो लॉजिक को फॉर्मूला बदल दिया, समझ गया। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में अपने को दो रेट चुनना है और दो रेट से लाके ऐसे करना है, मैंने अभी तक नोट्स नहीं लिखा है, कोई जज नहीं करे। अब बात आ रहा है वो दो रेट जो चुनना है उसमें होता क्या है, सुनना प्लीज, लेट मी सी कौन बता पाएगा। अगर ये आर है, डिस्काउंट रेट है, और ये एनपीवी है, तो जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग सोच के बताओ। ये रेट है डिस्काउंट रेट, वो एनपीवी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके, बिकॉज डिस्काउंट रेट ज्यादा लेते हैं तो एनपीवी क्या आता है कम, तुम 10% पे एनपीवी निकालोगे कुछ आएगा, 15 पे कम आएगा, 20 पे कम आएगा, 22 पे कम आएगा, यानी द रिलेशनशिप इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो एंड द रिलेशनशिप इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक दिस, ये रिलेशन है, एक्चुअल जो रिलेशन है वो ये है, इट्स अ कर्विलिनियर कॉन्वेक्स रिलेशनशिप। इसमें अपने दो पॉइंट पे खड़े हो रहे हैं, एक पॉइंट है 20%, एक पॉइंट है 24%, एक है 20 और एक क्या है 24, 20% और 24%, और इस पे एनपीवी कुछ है, और अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए 0 और इसके करस्पॉन्डिंग ये निकालना चाह रहे, तुम समझ रहे हो रहा क्या है। बिकॉज शुरू में जब सीखते हैं कोई चीज को ना तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर सीखना चाहिए, एग्जाम में सर ये थोड़ी बनाना है, नहीं बनाना है, दैट्स ओके, तुम पहली बार सीख रहे हो, इट इज सच अ ग्रेट इनजस्टिस अगर मैं आईआरआर को समझाते हुए कॉम्प्रोमाइज कर दूं, तो फिर तो मैकेनिकली करेंगे ही कि ये हो रहा है। अब क्या कर रहा है, सिंस कर्व से डील करना इजी है कि स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, तो इसलिए क्या किए, जो यहां पे अपने मान लिए कि ये टेंजेंट है, क्या मान लिए, ये
टेंजेंट है, तो स्ट्रेट लाइन मान ली। अब स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स है तो तीसरा पॉइंट तो सीख निकाल ही लेगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1, हो रहा वही है। जानबूझ के स्ट्रेट लाइन रिलेशन मान के 2 पॉइंट्स पता है r1 npv1 r2 npv2 पुट करके देखा जाए तो तीसरा निकाल रहे, समझ गया? तो निकालो मत, ध्यान रखो कम से कम इंटरपोलेशन माने ये होता है एंड इट इज कॉल्ड लीनियर इंटरपोलेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? ठीक है। तो जब तुम अकाउंट्स में करोगे तो ये सब कोई हालत में कोई बताएगा नहीं, ओके, ना ही एफएम में बताता है कोई, बट मैं पहली बार जब बता रहा हूं तो मेरा मन नहीं करता है कॉम्प्रोमाइज करे, ओके। तो इस तरह से ये निकालते हैं अपने। अब प्रॉब्लम ये, एक चीज सुनो, ऑलरेडी अपने कर्व को स्ट्रेट लाइन से मान लिए, कर्व को स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक कर्व है, मेरे को उसका ये पॉइंट निकालना था और हम ये दोनों पॉइंट पकड़े, कौन सा? ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़े और स्ट्रेट लाइन मान लिए, तो मेरा मोटा मोटी आंसर उसके करीब ही आएगा, तुमको दिख रहा है? पर अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ूं तो स्ट्रेट लाइन तो ये हुआ, आंसर ये लाना है, तुम देख रहे हो मेरा आंसर ये आएगा। यानी अपने को जब एनपीवी निकालना है तो अपने को जो 2 रेट लेना चाहिए वो 2 रेट आसपास का होना चाहिए कि दूर दूर का? आसपास का। दूर दूर का करोगे तो पूरा मिस्टेक है ना। पर ये जो बीकॉम के टीचर्स हैं, ठीक है, और इनमें जो अकाउंट्स के टीचर्स हैं, जिनका नॉट डिसरिस्पेक्ट, अकाउंट्स उनका फोटे है, दे हैव डन व्हाट कि सिंस स्टूडेंट को समझाने में माथा खराब होगा, देयरफॉर दे से व्हाट, कोई भी समाएगा बेटा 10% ले लेना, फिर 50% ले लेना। नाउ दिस इज सच अ बैड थिंग। अगर 10% दे रहे हैं, 50 स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक ही, तो यार कितना इजी दे दिया। कोई भी समाएगा आईआरआर का, पहले 10% से एनपीवी निकालेंगे, फिर किससे निकालेंगे? 50 से निकालेंगे, फिर वो फॉर्मूला आंसर। आर यू गेटिंग इट? दिस इज वेरी वेरी बैड। एंड मोस्ट ऑफ द फाइनेंस का बुक्स इन आवर कंट्री, नॉट नाउ, अर्लियर विच वेर रिटन, से मैं बात कर रहा हूं 1950, 60, 70 में जो अकाउंट्स का बुक, एफएम का बुक लिखा गया, वो सारा लिखा अकाउंटेंट्स ने। लिखा किसने? अकाउंटेंट्स ने। और उन्होंने ऐसे ही लिखा। तो सॉल्यूशन में भी लेट आर इक्वल टू 10%, लेट आर इक्वल टू 50% मार, समझ गया? तो इफ यू आस्क मी सर विल इट वर्क इन द एग्जाम, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। विल इट वर्क इन रियल लाइफ? द आंसर इज अ बिग नो। करना चाहिए पास पहुंच के, ठीक है? तो इन दैट केस आपको समझ में आना चाहिए कि सर जैसे आप 22 पहुंचे तो वो 22 तो एग्जैक्ट लक हो गया मेरा, पर आप पास कैसे पहुंचते, उसका एक तरीका है जो मैं अलग से बता दूंगा। पर जिसको वो माथा खराबी लगे कि नहीं इतना माथा बच्चे नहीं करना है, 10, 50 बेस्ट है। एक रेट लो 10, उससे एनपीवी निकालो, 1 मिनट यार, और एक रेट लो 50, उससे एनपीवी निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। एग्जाम के लिए अलाउड है, करेक्ट है। बट तुम्हारा मन करेगा कि सर थोड़ा पास कैसे पहुंचते हैं, उसका एक लॉजिक बताइए। वो लॉजिक बताऊंगा, 1-2 बार रिवाइज करवाऊंगा, वो पर 50 बार नहीं करेंगे वो रिवाइज, बिकॉज अपना काम के लिए यही थोड़ी है, वी हैव टू गो टू द स्टोरी। अपने को कहां दिमाग लगाना चाहिए? स्टोरी में। सर कैश फ्लो कैसे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपने को उधर चल जाना चाहिए कि सर स्टोरी वाला पार्ट बताइए जो काम का है, ये सब मैकेनिकल है, ठीक है? तो मैंने कराया नहीं है कुछ। अब प्रॉब्लम क्या होगा, से क्लास एंड होता है, क्या टाइम हो गया? 1 बजे। अब क्लास एंड होता है अपना 5-10 मिनट में, कोई बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया, क्या कर रहा था ना, R1 R2 ग्राफ इंटरपोलेशन, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो भाई थोड़ी मैंने बोल दिया, हम आईआरआर करा दिए, पर हमको एक बार समझाने में समय तो लगेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यू कांट जज मी कि क्लास में समझ में नहीं आया, इतना बताए, ग्राफ बनाए, ये बनाए, वो बनाए। आई विल टेक माई टाइम, ओके। बट हाँ ये होगा, हो सकता है 100 में से कोई 2 जन चाहे, क्यों इतना चाटता है? इंस्टेंट शुरू में बोलता है 10 लो 50 पे ऐसे निकालो, खत्म। वो हमसे नहीं होता है, ठीक है? वो मेरा ड्रॉबैक है, ठीक है? यस प्लीज, यू आर सेइंग समथिंग। सर इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट इट्स फॉर माय ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि जैसे अगर एक सिंपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया और फिर मल्टीपल ईयर्स का कैश फ्लो दे दिया, तो उससे हम लोग एक रेट निकालेंगे विच इज आईआरआर। सो इसका अगर सिंप्लीफाइड वर्जन बोले तो आईआरआर अगर अपने इस सिमिलर परसेंटेज में कैपिटल उठाए, सो दिस इज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर अपने उस कैपिटल उठाए तो अपने को ना नुकसान होगा ना प्रॉफिट होगा इस हाँ वो ठीक है, बट वैसे सोचे ही क्यों? माने वो आईआरआर का इंटरप्रिटेशन यहाँ का एक स्टूडेंट बता रहा था, जो वंश भी कोशिश कर रहा था कि आईआरआर एक तरह से खराब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। आईआरआर जो निकाल रहे हैं ना 22%, वो क्या हो गया? अगर कोई कंपनी होती जिसका 22% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो कंपनी या उससे भी जो 72 कंपनी जिसका 23-24 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपका 22 से कम है तो करना चाहिए। मेरे को क्यों खराब लग रहा है ये इंटरप्रिटेशन?
बिकॉज क्यों सोच रहे हो इस तरह? तुम ये सोचो ना, IRR इज द रिटर्न हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट. IRR इज द रिटर्न हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट. उसको मत रिलेट करो उससे. इट इज द रिटर्न हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट. अब वो रिटर्न हिडन निकालने के लिए हम लोग को आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो करना है, पर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो एनपीवी होता है, तो हम लोग उसके लिए इक्वल टू 0 करके बोल रहे हैं. पर वो तरीका अच्छा नहीं है. इट इज राइट बट नॉट अच्छा तरीका. अच्छा तरीका क्या? रिटर्न है इस प्रोजेक्ट में, इतना रिटर्न है, हमारा कॉस्ट क्या है, इतना है, करेंगे. इट इज वेरी सिंपल. 22% रिटर्न है, 12% कॉस्ट है, करेंगे. 22% रिटर्न है, 24% कॉस्ट है, नहीं करेंगे. ठीक है. तो एंड एक बार जब फ्रेश इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अपने वैसे उठाएंगे ना जहां इंटरप्रेट चालू करेंगे, शायद वो आज क्या है, मेरा फोकस कैलकुलेशन पे था. अभी तुम देखा IRR में मैं ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में गया नहीं, मेरा फोकस था कैलकुलेशन पे. और कैलकुलेशन में मेरे को पता है कि ICAI ये वाला फॉर्मूला देखना चाहेगा. कौन सा? ये NPV. तो मेरे को NPV के हेल्प से IRR बताना जरूरी है. तो मैंने जानबूझ के बोला इट इज़ द डिस्काउंट रेट एट विच NPV इक्वल टू 0. वरना मैंने अपने लाइफ में IRR को ऐसे नहीं पढ़ा. हमने यही पढ़ा IRR इज दैट रेट विच इक्वेट्स द इनफ्लो विद द आउटफ्लो. समझ गया? हमने तो ऐसे ही पढ़ा था. एक मिनट, लेट्स समराइज. प्रोजेक्ट का अगर कैश फ्लो दिया हुआ है, कितना जा रहा है कितना आ रहा है, तो उस केस में वो लोग अपने से पूछेंगे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा. उसको डिसाइड करने का 3 मेन तरीका है दुनिया में. एक है NPV, एक है PI और एक है IRR. NPV, PI और IRR. NPV और PI बहुत सुंदर है बिकॉज उनमें कुछ ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, ईजी है कैलकुलेट करना. IRR रियल लाइफ में ईजी है. किसमें? बिकॉज रियल लाइफ में तो साइंटिफिक कैलसी और एक्सेल है ना. एक्सेल में कैश फ्लो डालो, IRR 1 सेकेंड. Nobody can say that it is difficult to compute. In which world we are? Artificial intelligence, Chandrayaan 3, आदित्य. और अगर कोई बोलेगा IRR is difficult to compute, तो धरती के नीचे कोर में घुस जाए. Believe me, माने nobody can say this. IRR is difficult to compute. It's just one stroke. Excel में it is not difficult to compute. ठीक है? Yes, on a paper pen examination like ours, जो कि आई एम टेलिंग यू, तुम भी रहोगे जब तक तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे. आई एम टेलिंग यू द थिंग विल चेंज. तुम कभी एग्जाम दिया NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम्स होता है ना, NISM का. NISM का बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लोग देते रहते हैं जस्ट टू ऐड टू देयर CV. वो एग्जामिनेशन NISM तो NSE ही हो गया, मतलब गवर्नमेंट. मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट के साथ बोला कि अपने बोलते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खराब चलता है. उनका एग्जामिनेशन होता है जहां पे अपने देने जाते हैं, और एग्जाम पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसके अंदर एक्सेल भी खुल रहा है. मतलब एग्जाम में एक्सेल भी खुल रहा है. डोंट यू थिंक दैट CA इज गोइंग टू गो इनटू दैट रूट? इट इज 100%. इट इज जस्ट अभी ट्रांजिशन चल रहा है. और तुम लोग बात करो काश हम लोग के टाइम पे भी यार वैसे ही होता. बिलीव मी, इट इज गोइंग टू हैपन. अभी क्या चल रहा है? एक्सक्यूज नहीं, बहुत सारे गरीब लोग CA करते हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू लाफ ओवर देम. गाँव में करते हैं, वहां पे कैसे आएगा कंप्यूटर? NSE कहाँ नहीं पहुंचा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज एवरीवेयर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, हर जगह सेंटर्स है. तो एग्जामिनेशन वैसे होना चाहिए और वैसे ही होगा. क्योंकि अपने ये जो दिमाग लगा रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है RL + NPVL, दिस इज द बिगेस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. तुम्हारा दिमाग इसके लिए नहीं बना है, हायर चीज़ों के लिए बना है जो खराब किया जा रहा है. समझ गया? तो ये तो होना ही है. तो BCom का एग्जाम आता है ना, BCom में तो उसे पूछता है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IRR, 5 नंबर. हो सकता है BCom में आएगा भी, चल रहा होगा सेमेस्टर एग्जाम है जो भी है. तो उस पर फर्स्ट पॉइंट होता है IRR इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट. फुल मार्क्स. एकदम डिफिकल्ट टू कंप्यूट. ठीक है, ये लिखा हुआ BCom के बुक्स में भी लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू कंप्यूट. बिकॉज वो लोग उसी दुनिया में जी रहे हैं. मेंटली अपने को प्रोग्रेस करना चाहिए. ठीक है, एग्जाम है, ऐसा है, बट हम लोग आगे का भी जानेंगे. ठीक है. तो मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का केवल एक बार तरीका बताया है, गंदा सा. मैं लिखवा नहीं पाया. लिखेंगे तो भी हड़बड़ी हो जाएगा. इंस्टेड अपने क्या करते हैं, इस फील के साथ जाते हैं. नेक्स्ट क्लास बढ़िया से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं. ठीक है, एक मिनट रुको, हड़बड़ी मत करो. तो नेक्स्ट क्लास अपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे. कोई भी ये नहीं बोले सर IRR समझ में नहीं आया ठीक से. जो समझे आपने अच्छा है वो प्लस के साथ नेक्स्ट क्लास चालू कर पाएंगे. ठीक है, एक मिनट. यू विल फाइंड दैट अपना जो बुक है ना, बुक, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, एक बार देखो. बुक दिखाते हैं, सबको बुक मिल गया होगा. कोई लेट ज्वाइन किया होगा तो उसके घर पे जा रहा होगा बुक. एक बार बुक दिखा रहा हूं.
तो बुक में अगर आगे बढ़ोगे, इलॉन मस्क का तो बात हो चुका था अपना तो इफ यू गो टू द क्वेश्चंस वाला पार्ट, हाँ यहाँ पार्ट बी में, विच इज लाइक पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 से मेन क्वेश्चन स्टार्ट है, जो रिटन क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं रिटन, पेज नंबर 11 से, पेज नंबर 11 से। नाउ इफ यू विल सी क्लोजली ना, कि चल तुम्हारा मन का 2 क्लास हो गया देखते हैं, यू विल फाइंड कोई भी क्वेश्चन सिंपल एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करने का नहीं है, निकालना सब में है, एनपीवी आईआरआर सब में निकालना है, बट स्टोरी के बाद। किसके बाद? स्टोरी के बाद, बिकॉज सम्स वैसे ही आता है, यानी एनपीवी पीआई क्या छोड़ना पॉसिबल है? नहीं, एकदम जोर से जानना है जो अपने जान रहे हैं, बट ये एक वैसे हो गया प्री रिक्वायरमेंट, एग्जाम में इट विल नॉट कम, एग्जाम में सम स्टोरी आएगा उसके साथ आएगा, और बड़ा बड़ा सम्स आजकल देता है, यानी इन लोग को एटीट्यूड आजकल शो अप कर रहा है, ये लोग दे आर नॉट वांटिंग टू गिव। यहां तो बहुत छोटा छोटा सम्स है, आगे और बड़ा बड़ा सम्स होगा, ठीक है। एनीवेज जस्ट 1 सेकेंड, मैं बीच में कभी कभी ऐसा भी करूंगा अभी क्लासेस में, जैसे अभी तो अपना 3 डेज अ वीक होगा, अब ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे, यानी आज संडे अपने कब मिल रहे हैं? ट्यूसडे को, तो इसलिए गैप नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गैप हो गया ना, जो लास्ट क्लास किए थे फिर बीच में हुआ नहीं, बहुत बड़ा गैप हो गया, तो लगता है तो मतलब पहली बार मिल रहे हैं, तो अब तो वो गैप नहीं होगा, बट फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूटी हो सकता है मैं कुछ छोटा सा एक एग्जाम होता है ना 10 क्वेश्चन का छोटा सा एग्जाम, वो छोटा सा एग्जाम एक तो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जिससे टेलीग्राम से आप देख सके, उसके अलावा उसका क्यू फोरम में डाल के लिंक करूंगा, क्यों? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है अभी नहीं कर रहे, बाद में बैच ज्वाइन करेंगे, तो उन लोगों को फिर टेलीग्राम पे कैसे मिलेगा? तो आई मे जस्ट कंडक्ट एन एग्जाम इन बिटवीन 10 क्वेश्चन का, जिससे ऐसे ही आपको थोड़ा फील गुड फैक्टर लगे, और वो एग्जाम एमसीक्यू होगा। कौन सा होगा? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू एग्जाम होगा से 10 क्वेश्चन का, आप अगर उसको क्यू फोरम को क्लिक करके वहां पे अगर आप उसको एग्जाम देंगे, तो आपको अपना परफॉर्मेंस दिखेगा बाकी के मुकाबले कि कैसा आया। और जाहिर है मैं चोमू एग्जाम देने वाला नहीं हूं, उस पर ऐसा कुछ दूंगा जिसपे गलती होने का स्कोप, और बाद में ओए यार वही गलती हो गया, पॉइंट पकड़ में नहीं आया, ठीक है। तो आई विल गिव सच क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 क्लासेस ओनली, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल डिजाइन करके शेयर करूंगा, ठीक है ना? हाँ, ओके। तो अपने मिलते हैं ट्यूसडे को सुबह 11 बजे। सिंस अभी अपना ये चल रहा है, क्या 1 मिनट होगा, कोई कुछ बोल रहा है? ट्यूसडे 5 सितंबर है, तो उस दिन क्लास नहीं करते क्या? और ठीक है, बता देंगे 5 सितंबर ट्यूसडे है, तो मे बी उस दिन क्लास नहीं है, तो अच्छा और मौका मिल गया क्विज लेने का। मैं क्या बोल रहा था, एक चीज, एक सेकेंड, और एक चीज बोल रहा था। नहीं, अरे कुछ और बोल रहा था, ठीक है। एनीवेज सब्जेक्ट टेलीग्राम चैनल पे है, कुछ कम्युनिकेशन करना होगा कर देंगे, ठीक है। तो एक बार आप उठना मत, बिकॉज वो उस पर आ जाएगा, मैं क्लोज कर देता हूँ क्लास को। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वाले रुक सकते हैं, कुछ बात करना है तो।